हाँ जी मैडम, इसको थोड़ा समराइज कर देंगे आप इस क्वेश्चन को। इसमें हमारे पास दो स्ट्रिंग्स थी ना, एक टेक्स्ट वन और एक टेक्स्ट टू। और हमने इसमें सब सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। और सब सीक्वेंस का मतलब ये है कि हम इसमें कोई भी ए और बी इस तरह करके हम बीच में अरेंज कर सकते हैं। मतलब क्या कहना चाहिए इसको। मैडम आपकी थोड़ी आवाज़ लो है, अगर अम, आप स्पीकर या माइक के करीब थोड़ा हो सके। अच्छा, तो सब सीक्वेंस क्या होता है हम पहले ये देख लेते हैं। अच्छा, हम इसमें रिलेटिव ऑर्डर नहीं हम चेंज कर सकते, लेकिन हम इसको क्या कहना चाहिए, मतलब ए और हम बी को हम ना वो करें, इनिशियलाइज करें। इनिशियलाइज नहीं, क्या कहते हैं इसको, तो इसकी जो वैल्यू है हाथ में आ रही है इसकी। अ, हम्म, आप दोबारा पूछेंगे क्या कह रही हैं? एक मिनट सर, मैं एक मिनट। जी जी। हमने इसमें सब सीक्वेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। सब जी। सीक्वेंस क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि हम उसको एक सर क्या कहते हैं इसको, हम तो भूल गए साइंस पे। एक सब एरे होता है और एक सब सीक्वेंस होता है। हाँ जी, सब सीक्वेंस है ये। इसमें ये कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं है, ठीक ठीक है, है। कंटिगुअस होना मस्त नहीं है, ठीक हो गया। हाँ जी, तो इसमें हम हमारे पास ये भी हो सकता है कि हमारे पास कोई, हम इसको ए और बी बी और ई कंसिडर कर लें। मतलब ये हमारे को जरूरी नहीं है कि हमने सीक्वेंस इसका कंसिडर करना जरूरी है, ठीक है। तो अब होना ये चाहिए, बस ये है इसमें कि हम इसको वैल्यू जो इसकी सेम होनी चाहिए इसकी। मतलब इसका रिलेटिव ऑर्डर सेम होना चाहिए, हम ऑर्डर चेंज भी कर सकते ठीक हो गया। हैं। दो वैल्यूज का ऑर्डर हमारे पास सेम होना मतलब चाहिए। आप स्किप कर सकते हैं लेटर्स और नेक्स्ट लेटर कंसिडर कर सकते हैं अगर मैच नहीं हो रहा, ठीक है। ठीक है, तो अब हम करेंगे कैसे इसको फाइंड आउट करना है। और हमारे पास हमने मैक्सिमम कैरेक्टर चूज करना है जो कॉमन हो। इसमें कौन सा कितने कैरेक्टर्स कॉमन होंगे वो हमने फाइंड आउट करना है। जैसे ए सी और ई इसमें हमारे पास कॉमन है। दूसरे में देख लेते हैं, तो ए बी सी इसमें कॉमन है हमारे पास। अगर हम थर्ड में देखें तो ए बी सी फर्स्ट में आ रहा है और डी ई एफ हमारे पास नहीं है। अच्छा, तो इसमें कॉमन के अलावा दूसरा क्या, लाइक दूसरा क्या कंडीशन है? कॉमन वाली बात आउटपुट में तो जो समझ में आ रहा है वो तो ये है कि वो सिर्फ कॉमन एलिमेंट निकाल के बता रहे हैं और उसकी क्या लेंथ है मैक्सिमम। ऐसा नहीं है? सब सीक्वेंस की क्या वो है इसकी सबसे कंस्ट्रेंट? जो क्या होता है ना, सब एरे होती है। सब एरे मतलब हम कंटिन्यूअस होना चाहिए। हम इसमें ये नहीं कर सकते ए बी सी ही हम रखेंगे। हम यानी ए सी ई नहीं हो सकता हमारे पास। अगर हम सब एरे कंसिडर कर रहे होते तो उसमें सिर्फ एक आता। आपका क्या आपका मतलब है कि अगर टेक्स्ट टू में जो है, फॉर एग्जांपल अगर ए बी और ई होता, तो फिर ए बी और ई जो है वो कॉमन, वो उसको हम लोग नहीं कंसिडर करते, मतलब उसमें फिर लेंथ टू हो जाती मैक्सिमम, क्योंकि ए के बाद फौरन बी आ रहा है इसलिए। नहीं नहीं, इसमें ये इसका वो नहीं है। हाँ वही देखे ना, क्योंकि ये- दूसरे वाले में तो वही सेम, दूसरे का सेम है तो उसने आउटपुट थ्री दे दी, तो मतलब तीनों जो कॉमन थे वो इसने कॉमन बता दिए। अब आप कह नहीं रहे हैं कि अगर कॉमन उसमें है। टेक्स्ट टू के अंदर, एग्जाम्पल टू के अंदर, टेक्स्ट टू के अंदर जो है, अगर जो स्ट्रिंग टू है उसकी, उसमें अगर ए सी बी होता तो फिर कोई मसला होता? नहीं, हम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, ये इसने बताया हुआ मेन बात यही है कि हमने ऑर्डर चेंज नहीं करना। ठीक है, ये देखो यहाँ पर एक मेन बात ये है कि हमने ऑर्डर चेंज नहीं करना। जब सब सीक्वेंस होता है तो हम ऑर्डर चेंज नहीं करते। सब एरे में हम और सब एरे में भी ऑर्डर चेंज नहीं करते। इन दोनों में एरे ऑर्डर चेंज नहीं होता। लेकिन ये है कि सब एरे में हमें कंटिन्यूअस होना चाहिए।
जो कैरेक्टर्स हमारे पास होते हैं वो कंटिन्यूस होने चाहिए। इसमें हमारे पास कैरेक्टर्स कंटिन्यूस जरूरी नहीं है हमारे पास, हम किसी को बीच में ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो फिर ये होगा कैसे, मेन बात ये है कि ये अंडरस्टैंड हो गया, ये क्वेश्चन क्या है ये। हमारे पास है ए, बी, सी, डी और ई, और दूसरा हमारे पास है ए, सी, ई। अब हमें फाइंड आउट करना है कि सबसे ज्यादा हमारे पास मैच कहाँ पर आएगा। तो हमारे पास एक तरीका ये है कि हम पहले ए को कंसिडर करें इसमें केस में, और फिर इसमें भी हम ए को कंसिडर कर लें, तो हमारे पास वन लेटर ऐसा आ गया जो मैच होगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, बी को कंसिडर करना है। तो हमारे पास ये एक किस्म का सब प्रॉब्लम बन गया है, क्योंकि हमारे पास ए तो मैच हो चुका है, ये हमारे पास एक सब प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, अब हमने इन दोनों में फाइंड आउट कर दी। और दूसरा ये हो सकता है कि हमारे पास ए और बी दोनों ए से मैच ना होते, सपोज हमारे पास यहाँ पर होता बी। ठीक है, अब जब हमारे पास यहाँ बी होता तो इन दोनों मैच नहीं हो रहे, तो हमारे पास सब प्रॉब्लम नहीं बन सकता था। अब हमारे पास दो सब प्रॉब्लम बन सकते हैं, हो सकते हैं इस तरह से हो, फर्स्ट वाला हम इस तरह ले लें और इसको फिर हम कंपेयर करें इसके साथ। दूसरा हमारे लिए पॉसिबल था कि हम इसको उनको एक सब प्रॉब्लम बनाते हैं, फिर हम बी को इग्नोर करते हैं और यहाँ से सी और ई को सब प्रॉब्लम बनाते हैं। अच्छा मैडम, आप ये कह रही हैं कि तीन चॉइसेस हो सकती हैं। एक ये कि दोनों के लेटर मैच होते हैं तो दोनों का इंडेक्स इंक्रीमेंट हो जाएगा और रेस्ट ऑफ द एरेज जो है वो सब प्रॉब्लम होंगी, ठीक है। जी जी। और दूसरी चॉइस ये कि आप अगर नहीं मैच हो रहा तो आप उनमें से वन ऑफ द लेटर ऑफ ईदर ऑफ द टू स्ट्रिंग्स जो है वो स्किप करके, तो आप रिकर्सिव वे में सोच रही हैं इसे। जी सर्टिफिकेट है, लेकिन ये है कि आप इसे बैक ट्रैकिंग कर सकते हैं, मतलब ठीक है, चलें इसका कोड लिखें ना, फिर देखते हैं कि आप किस तरह करेंगे। बेहतर है कि आप उसका कोड लिखें। डीपी टाइप में हमारे पास है। हम एक दफा करके देख लेते हैं डीपी हम कैसे करेंगे। 2D डीपी है बेसिकली हमारे पास, हम क्या देखते चीज़ हैं। है? ये हीप है? 2D डीपी, अच्छा डीपीएस, सॉरी सॉरी, 2D ठीक है। 2D है हमारे पास। तो ये हमारे पास हम दो ले लेते हैं, दो से तो हमने ये थे यहाँ पर ए, बी, सी, डी, ई। अच्छा, और इसमें है ए, सी, है ई। अब डीपी में हमने क्या करना है ये पहले देख लेते हैं। इसको बाद में देखते हैं, पहले हम देखेंगे ए और ए, हम देखेंगे कि हमारे पास सेम है या नहीं। इसमें हमारे पास बोथ सेम है, हमारे पास ए, तो हमारे पास क्या आएगी, इसकी वैल्यू वन आ जाएगी। ठीक है, दोनों सेम हो गए। अच्छा, ये जो आपने टू डायमेंशन कहा तो ये बेसिकली इंडेक्स की बात हो रही है, वैल्यू की बात नहीं हो रही, राइट? मतलब एक डायमेंशन में आप इंडेक्स ऑफ टेक्स्ट वन और दूसरे में टेक्स्ट टू, इंडेक्स ऑफ टेक्स्ट टू, राइट? सर इसकी इंडेक्स तो वैल्यू है ना। अच्छा, तो आप इसमें क्या कर रही हैं? आप हैश मैप बना रही हैं या आप इसमें किस तरह बनाएंगी? नहीं नहीं, मतलब हैश मैप डीपी, नहीं बनेगा, इसमें एक डीपी भर देगा, मतलब मतलब टू वेक्टर और डायमेंशनल वेक्टर बन वेक्टर जाएगा। होगा। जी जी, वेक्टर और वेक्टर बनेगा, जिस तरह से ये है ना, इसी टाइप का लेकिन बनेगा। उसके इंडेक्सेस क्या होंगे? मतलब रो जीरो जो होगी वो वैल्यू ए तो नहीं होगी ना, इंडेक्स जी जी, जीरो होगा, वो तो करेक्ट? वो होगी, पर ये फर्ज करें हम डीपी ही कंसिडर कर लेते हैं, हाँ। तो वो आई और जे कंसिडर करेंगे तो वो वैल्यू
हाँ आप सही हो इंडेक्स गया। मैं यही कैसे पूछ रहा हूँ करेंगे? कि ये जो ए बी लिखा हुआ है वो एक्चुअली आप उसको रेफर कर रही हैं बेसिकली इंडेक्स जीरो और तो वो समझने के लिए बस लिखा है ये। ठीक है मेक सेंस। ठीक हो गया। जस्ट अब वांटेड ए टू। और ए को जब हम कंपेयर करेंगे तो वन आएगा। ठीक है। जब हमारे पास वन आएगा तो इसका मतलब है हमने यहाँ पर जो हमने एक फर्स्ट सपोज हम रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे वन आ गया हमारे पास, मैक्सिमम जो अभी तक हमारे पास है वन। अब हमें पता है हमें नेक्स्ट मूव करना है, तो हम नेक्स्ट उसमें से मूव करेंगे कि दोनों साइड से हमारे पास अपडेट हो जाएगा। अब हम कंपेयर करेंगे बी और सी को, तो बी और सी हमारे पास कंपेयर नहीं हो रहा, डिफरेंट है। तो हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो हम साइड को मूव करेंगे, आई को अपडेट करेंगे, या हम जे को अपडेट करेंगे। ठीक है? तो हम आई को अपडेट करेंगे, मतलब यहाँ ई पे आएंगे हम, तो हम बी और सी को, बी और ई को हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे वैल्यू भी हमारे पास ज्यादा नहीं आएगी। और जब हम आएंगे इसमें सी, और यहाँ पे भी नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास सी, तो ये भी हमारे पास सेम आ गया, यहाँ पर भी हमारी वैल्यू आ गई है बात। ठीक है, यहाँ पे जीरो है ये वैल्यू। यहाँ पहले तो वन थी वो तो आई है, लेकिन वन प्लस प्रीवियस हम कर लेते हैं, वन प्लस वन कर लेते हैं, ये हमारे पास टू हो गया, और यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है ये वन ही रही। जब ये हो गया तो हम नेक्स्ट को कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डी और है ई। ठीक है, डी और ई हमारे पास सेम नहीं है, तो हम हमारे पास फिर दो चॉइसेस आ गई हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पे, हम जब जाएंगे तो यहाँ पे तो हमारे पास ई जो है ये हमारे पास आउट ऑफ बाउंड हो गया, इसका मतलब हम यहाँ तो नहीं जा सकते। दूसरी ऑप्शन ये है कि हम ई पे जाए, ई और ई को कंसिडर करें, ई और ई सेम है, तो यहाँ पे फिर हमारे पास क्या है, पहले टू था, ये टू प्लस वन हो गया हमारे पास। ठीक है, ये अंडरस्टैंड हुई है चीज? जी मैडम अंडरस्टैंड हुई है। इसको ना आप बॉटम अप कर रही हैं या मुझे लग रहा है आप बॉटम अप अप्रोच कर रही हैं, जिसे टेबुलाइजेशन कहते हैं, टेबुलेशन या जो भी। जैसे कोड हम बॉटम अप करेंगे, लेकिन नहीं, समझने जो के लिए। जो रिकर्सिव वे है ना, मतलब जो आपने पहले एक्सप्लेन किया कि अगर आप उसे रिकर्सिव वे में इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसको मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो टॉप डाउन अप्रोच कहलाती है कि आपने, आपके पास दोनों स्ट्रिंग्स थी, इंडेक्स जीरो जीरो से स्टार्ट किया। ठीक है, और ग्रेजुअली आपने कहा इसका आंसर सब प्रॉब्लम ही करते गए, जब बेस कंडीशन थी वहां से रिटर्न हुआ। उसको मेमोराइज कर सकते हैं आप बेस्ड ऑन इंडेक्स, जिस तरह आपने टू डायमेंशनल इंडेक्सेस लिए। ठीक है, बात वही होती है, लेकिन जो आप कर रही है ना, आई थिंक यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम, मीन स्टार्टिंग फ्रॉम वन एलिमेंट एंड देन looking what was the previous best answer and then trying to maximize it, right? अगर आपसे कोड में लिखेंगी तो रिकर्जन से लिखेंगी, मैं पूछ रहा हूँ, या टेबल की फॉर्म में आप उसे इनिशियलाइज करेंगी और अच्छा चले, कोई बात नहीं। इसको आ, अच्छा मुझे बताएं कि अभी क्या करना है, अभी कोड करना है। मैं कोड करती हूँ, ठीक है, तो फिर उसके बाद एक्सप्लेन कर लेते हैं। सही हो गया। तो मैं आपको जस्ट वो कह रहा हूँ, मतलब पॉइंट अपना क्लियर करना चाह रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैंने किया कि अगर आप कोड करेंगी और रिकर्जन से इम्प्लीमेंट करेंगी ना, तो ब्रूट फोर्स तो चल जाएगा। ठीक है, उसको मेमोराइज करेंगी तो वो फिर ऑप्टिमाइज होगा। ठीक है, ठीक है। तो पहले इस ठीक तरह है, देख लेते हैं और फिर आप इसको बॉटम अप भी कर सकती हैं कि एक तो मैंने टेबल। बॉटम अप किया है क्योंकि वो अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने स्टार्ट से स्टार्ट किया था, लेकिन मेमोराइज करने के लिए बॉटम अप ही किया। अच्छा सही हो गया, मैं आई एम जस्ट आस्किंग, मतलब ताकि आपको क्लियर हो या बाकी लोगों को भी क्लियर हो गया। ठीक हम है, कर लेते हैं। इसको कोड अगर कर लें आप। बेसिकली टेक्स्ट है, टेक्स्ट वन डॉट साइज। ठीक है, टेक्स्ट नहीं है, टेक्स्ट है। अच्छा,
डीपी क्या होता है? ये कोई फंक्शन बना दिया एक डीपी इसमें तो डायनामिक प्रोग्रामिंग डायनामिक नाम प्रोग्रामिंग। रखा है, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं इसके लिए। अच्छा, वो आपने इसका ऐसे नाम रखा है डायनामिक, मतलब ये कोई फंक्शन नहीं है? जी जी। मतलब फंक्शन का नाम रख दिया, सही सही। मैडम इस तरह करें कि पहले ना आप आपने इनिशियलाइज तो कर लिया, लेकिन आप रिकर्सिव कॉल्स में डीपी को शामिल ना करें, ठीक है? आपके बेसिक टेस्ट केसेस चल जाएंगे, फिर आप डीपी को इंक्लूड करेंगे। और आप पहले ये बताएं कि मतलब अभी तो ना बताएं, लेकिन बेसिक एक बेसिक रिकर्सिव जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके बाद आप बताएं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, जिससे आप ब्रूट फोर्स समझ लें, ठीक है? बॉटम कौन है माइनस वन। तो ये हम कैसे करेंगे इसको, अगर हम डीपी में नहीं करेंगे तो? अब चलो नहीं, डीपी में करें। मैडम दोबारा कहेंगे, मुझे समझ नहीं क्या कह रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि हम कैसे ये करेंगे, अगर हम इसको सेव नहीं करेंगे वैल्यूज को, तो हम हम्म, हर वैल्यू के लिए कंसिडर करेंगे। देखिए हर वैल्यू को। आप ऐसा करें, एक हेल्पर फंक्शन कॉल करें, ठीक है? ये जो आप एरे वेक्टर टू डायमेंशन लिख रही है ना, इसके बजाय बेसिकली आप आप टोटली रिकर्सिव वे में कर सकते हैं, ठीक है? इसको आप कमेंट करें, ये जो लाइंस है 9 to 13, यहाँ पर ना एक हेल्पर फंक्शन कॉल करें, और हेल्पर फंक्शन जो कॉल रिटर्न देगा वो आप फाइनली रिटर्न कर देंगे, ठीक है? सर आज हमने सी प्लस प्लस में कोड करना है। हाँ, मतलब जिसमें भी आप कर लें उसमें कोई इशू नहीं है। सर ये मतलब आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? अच्छा, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको मैं इधर हेल्प कर सकता हूँ, क्यों मुश्किल हो रहा है? सर आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, मुझे प्रॉब्लम हो रही है उसको कुछ नहीं करी। अच्छा अच्छा, चलो मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट दे दो मुझे, ठीक है? आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? ठीक है। अ, अच्छा, अब इसमें स्ट्रिंग्स की लेंथ क्या है? स्ट्रिंग्स की लेंथ एटलीस्ट 1 है, तो हमें एज की बनाने की जरूरत नहीं है। हेल्पर फंक्शन है, उसको हमने S1 कह दिया, जैसे वो टेक्स्ट 1 कह रही थी, मैंने यहाँ पर S1 S2 कहा हुआ, ठीक है? और साथ इंडेक्स 0 से स्टार्ट करो, इंडेक्स 0 से स्टार्ट करो, ठीक है? और यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न आएगी उसको आप रिटर्न कर दो, ठीक है?
अब हेल्पर फंक्शन क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग s1, स्ट्रिंग s2, इंट i, इंट j। ठीक है, इंट i और j जो है वो उस पे उसको इंडिसेस पे रन होना। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें ये हो सकता है कि इफ बेस कंडीशन ये हो सकती है, इफ i इज ग्रेटर, ग्रेटर तो नहीं होगी, इक्वल टू s1 डॉट साइज, इसका मतलब आउट ऑफ रेंज हो गई है, और j जो है वो इक्वल हो गया है s2 डॉट साइज। ठीक है, तो आप उसको रिटर्न कर दें, सिंपली रिटर्न 0। अच्छा, अदरवाइज क्या करना है, अगर तो वैल्यू एक जितनी है, s1 की आयत वैल्यू, मतलब आयत पे जो वैल्यू है वो इक्वल है s2 की j वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, रिटर्न करना है 1 प्लस, हेल्पर फंक्शन कॉल करना है s1 s2 के साथ, इसमें क्या करना है, i+1 करना है, दोनों का इंक्रीमेंट होगा अगर उन दोनों की वैल्यू उस जगह पे एक जितनी है। ठीक है, आपने क्या कहा कि यहाँ पर आपने 1 तो शामिल कर लिया। ठीक है, और फर्दर जो है ना उसमें से आपने देखना है कि जो भी वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर यहाँ पर ये इक्वल ना होता तो एस कंडीशन में यहाँ पर आया था, यहाँ से। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि रिटर्न करो मैक्स ऑफ हेल्पर फंक्शन। ठीक है, s1 s2, इसमें क्या करेंगे, हम एक का इंक्रीमेंट करेंगे, दूसरे को वही रहने देंगे। ठीक है, और हेल्पर फंक्शन s1 s2, i को सेम रहने दो, j+1 कर दो। ठीक है, तो जो आप रिकर्जन से कर रही थी ना, मतलब सॉरी वो लूप लगा कर इटरेटिव वे में शायद करना चाह रहे थे, तो यहाँ पर ना वो ऑटोमेटिकली, इसमें भी देखें ये दोनों इंक्रीमेंट होंगे और बेस कंडीशन से वो रिटर्न होंगे। ठीक है, यहाँ पर भी अगर इधर आता है तो वो एटलीस्ट आई इंक्रीमेंट हो रहा होगा। अगर कहीं पे आई और जे कहीं पे हम फॉर बाय मिस्टेक हम नहीं चेंज करें ना, और उस रिकर्सिव कॉल में वो इनफाइनाइट चला जाए, तो कभी भी वो जस्ट जस्ट लाइक इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी मेक सेंस करिए। तो हमने कहा कि इन दोनों में से जो मैक्स रिटर्न करे। ठीक है, तो इन दोनों रिकर्सिव कॉल्स में वो जाता रहेगा, और जहाँ जहाँ इक्वल होगा उससे वो दोनों के इंक्रीमेंट करेगा, जहाँ पर वो नहीं इक्वल होगा तो वो उनमें से एक को इंक्रीमेंट करेगा, और किसी एक पाथ से उसको मैक्सिमम मिल रहा होगा तो उसको वो रिटर्न करेगा। अच्छा, और रिटर्न क्या करना है, उसकी जो मैक्स वैल्यू है तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो रही होगी और वहीं से, तो मेरे ख्याल में इसको चलना चाहिए। ठीक है, तो अब ये बेसिक केस में तो चल रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कोई बताएगा, या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, ब्रूट फोर्स की। ये m+n। हम्म, m+n मतलब दोनों दोनों आप टेक्स्ट वन और टेक्स्ट टू दोनों में से आप जा रहे हैं ना एक एक दफा। हाँ, दोनों में से एक दो जा रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि आप मेरे ख्याल m+n नहीं होनी चाहिए। मतलब वर्स्ट केस में ये है कि आपके एक के लेटर खत्म हो गए और फिर दूसरे के लेटर खत्म हो गए, तो देखिए इसकी ना इस तरह की चीज बनेगी, Not m टू plus n. टू की पावर m+n, राइट। Yeah. क्योंकि वो जो हाइट ऑफ द ट्री होगी ना वर्स्ट केस में वो m+n होगी। ठीक है, और उस ट्री के अंदर कितनी ब्रांचेस बन रही होंगी वो फिर एक बाइनरी ट्री की तरह चल रहा होगा। तो ये रिकर्सिव कॉल्स की वजह से ये बाइनरी आप कह रहे हैं ये हो गया। आप ये देखें ना कि यहाँ पर अगर अगर वो लेटर एक जैसा नहीं है, ठीक है, आप ये अज्यूम करें कि यहाँ से वर्स्ट केस की बात करें, तो उसको ना एक रिकर्सिव कॉल यहाँ से देनी पड़ेगी और एक यहाँ से, दो डिसीजंस हैं, दैट्स वाई 2 पावर। ठीक है, और वर्स्ट केस में उसकी जो हाइट ऑफ ट्री होगी ना वो m+n होगी। ठीक है, तो 2 पावर m+n, अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ इधर पे, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कह रहे हैं ओ की पावर 2 की पावर m+n, m+n। ठीक है, m और n जो है ना वो उन दोनों
की हाइट्स वो है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स है। पर इसमें हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 है। राइट सर। सॉरी आप दोबारा पूछें, क्या कह रही हैं? मैं स्पेस आपकी बात। कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास ऑफ 1 होगी इस केस में। ओफ देखिए रिकर्सिव है ना, ओफ एम प्लस एन होगी स्पेस, क्योंकि रिकर्सिव कॉल्स में ना उसको एम जितनी हाइट होती है ना उतनी रिकर्सिव कॉल्स करनी पड़ती हैं स्टैक की वजह से, ठीक है। एक्चुअली लेकिन आपने यहाँ पे इसके अंदर अच्छा। आई और जे तो डिफाइन ही नहीं किया, आई और जे उसको कहाँ से पता चल रहा है? यहाँ से मिल रहा है और वो रिकर्सिव कॉल्स में आता है, वहां से मिल रहे हैं? और वहां से फिर वो आगे जाता है, ठीक है। तो आई और ओके। जे जो है ना वो स्टार्ट विद 0 0 है, लेकिन हर रिकर्सिव कॉल में वो या तो आई को इंक्रीमेंट कर रहा होगा या जे। सही। तो जो ये रिकर्जन की वजह से स्टैक यूज होगा ना, उसकी वजह से उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एम प्लस एन होगी। ठीक हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब यहाँ इसको मैं सबमिट करूँ तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी। टाइम लिमिट एक्सीड, ठीक है। अच्छा, अब इसको मेमोराइज करना है, ठीक है, ताकि वो जो इसकी जो रिकर्सिव कॉल में जो मल्टीपल काम हो रहे हैं ना, जो मल्टीपल कॉल्स होंगी उसको ऑप्टिमाइज कर सकें। तो इसमें फिर जिस तरह मैडम ने किया था, इसको हम एक वेक्टर बनाते हैं, 2 डायमेंशनल वेक्टर, ठीक है। इसको हम कहते हैं वेक्टर ऑफ इंटीजर, वेक्टर ऑफ इंटीजर, ठीक है। और इससे हम कह देते हैं डीपी, कहते हैं मेमो, मेमो कहते हैं नॉर्मली, ठीक तो है। ये बेसिकली आप वो एक लिस्ट विद इन लिस्ट बना रहे हैं, वो 2D अरे बना रहे हैं। 2D अरे बना रहा हूँ, हाँ। सही जी, सही। ठीक हो गया, एस डिक्शनरी डॉट। बना सकते हैं। सही। डिक्शनरी भी बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसमें ना एक टेबल की फॉर्म में थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है विजुलाइज करना। आप इसको ना वो भी कर सकते हैं, डिक्शनरी बना सकते हैं। और आई और जे जो रन हो रहे होंगे ना, बेसिकली ये 2 डायमेंशनल एक वो स्पेस बन रही होगी, जिसको आप बेशक वेक्टर समझ लें। एक डायमेंशन जो है ना वो आई पे चल रही होगी, आई का मतलब है S1 की इंडेक्स पे चल रही होगी, और दूसरा जो है वो जे पे चल रही होगी, ठीक है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आई और उसके साथ कॉमा लगा कर ना जे, एक ये स्ट्रिंग बना लें इसको एज ए स्ट्रिंग, इन नंबर्स को यूज करके ना एक की बना लें, ठीक है। उस की के अगेंस्ट आप ना हैश कर लें, मतलब डिक्शनरी के अंदर, दैट इज सेम थिंग, ठीक है। तो ये की अगर दोबारा से अगर उसने कहा कि ये मुझे ज़रूरत है और ऑलरेडी की एग्जिस्ट कर रही है, तो आप उसको कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी क्या करना है, हमने करना है साइज 1, और नॉर्मली डीपी में ना एक साइज बढ़ा रखते हैं, एक वो है। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा, वेक्टर ऑफ, उसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ -1 से, ठीक है। वेक्टर ऑफ इंटीजर, C++ में इस तरह करते हैं, S2 डॉट साइज और +1 और -1 से इनिशियलाइज करना। अच्छा, अब मैं ये जो इसको, है ये जो अंदर वाली इसके वो है लिस्ट, उसको आप वो कर रहे हैं S1 और S2 से, उसकी जी, लेंथ। एक डायमेंशन ना इधर से आ रही है कि उसमें कितने वेक्टर्स होंगे 1 डायमेंशनल, ठीक है। और हर 1 डायमेंशनल वेक्टर जो है उसका साइज S2 के साइज के इक्वल होगा, जैसा ये रोज डिफाइन कर रहा है, ठीक है, उस 2D वेक्टर का। और ये कॉलम डिफाइन कर रहा है, और इन सबको ये वैल्यूज असाइन हो रही है, मतलब जो तो सर वेक्टर ना। ये वाली लाइन जरा चैट में लिख देंगे, मैं चैट भाई से पूछ लूँ कि इसको पाइथन में कैसे लिखेंगे। अच्छा चलो, ठीक है। एक 2D वेक्टर को इनिशियलाइज करना है ना आपने, मैं लिख देता हूँ मुझे।
स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। वैसे तो फिजा भी है मेरे ख्याल तो, बट चलिए खैर है। ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने इस मेमो को पास करना है, ठीक है। वेक्टर ऑफ बाय रेफरेंस पास करना है, तो उसमें ना ताकि उसको मॉडिफाई कर सके। और यहाँ पर भी मेमो पास करना है, और यहाँ पर भी मेमो पास करना है। यहाँ पर मेमो पास करना है, ठीक है। और हमने यहाँ पर देखना है कि अगर इसकी वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, मेमो एट आई एंड जे, आई रो डिफाइन करेगा, और इफ इट इज नॉट इक्वल टू -1 तो रिटर्न कर दो मेमो ऑफ आई जे। अदरवाइज क्या करना है, हमने मेमो को अगर हमने कंप्यूट किया आई जे को, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, मेमो को मतलब हमने सेव करके ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए वो अपडेट हो जाए, ठीक है। तो इतना सा काम है, इसको यहाँ पर चलना चाहिए कि हमने रिकम्प्यूट नहीं करना बल्कि उसी वैल्यू को रिटर्न करना है, अगर वो डिफॉल्ट वैल्यू के अलावा कोई वैल्यू है। रिटर्न, अच्छा मैंने कुछ गलती की है कि ये कहते हैं यहाँ से रिटर्न करने पर स्टिल देखते हैं x1 x2 पे। अच्छा statement पे। देखते हैं इस पे कोई ऑप्टिमाइजेशन हम कर सकते हैं। आई चाहिए कैसे ऑप्शन इसकी मैंने नोट किया। सर मेरी तो लॉजिक तो ये था कि दो फॉर लूप तक ऐसे नेस्टेड फॉर लूप, ठीक और है। अगर आई और जे फर्स्ट जो हमारे पास S1 का आई जे और S2 का आई जे इक्वल है, तो फिर हम्म। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट होगा I+1 हो जाएगा, J+1 हो जाएगा, डीपी ठीक मतलब डीपी में अपडेट कर देंगे। ठीक है। और अगर ये नहीं होगा तो फिर हमारे पास दो ऑप्शन होगी, आई में +1 करना है या जे में +1 करना है। किया तो मैंने भी है लेकिन चल क्यों नहीं पाया। किया तो मैंने भी है ना, मैंने भी अगर इक्वल है, हम्म, पहले मैं अपने आप को यहाँ से करेक्ट कर सकता हूँ। पहले अभी पास आपने में, एक पास में जो किया हुआ क्या वो पहले भी टाइम लिमिट एक्सीड करा है। एक मिनट देना, हाँ बताएं मैडम क्या कह रही हैं। सर, नॉट इक्वल टू -1 क्यों किया? इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वैल्यू के अलावा कोई वैल्यू। अच्छा ये वैल्यू ये मैंने पहले किया हुआ है, मुझे एक मिनट इसको पेस्ट करना है, ठीक है। मैं देखूँ इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, और क्या वो भी टाइम लिमिट एक्सीड दे रहा है, हालांकि पहले वो सबमिट हुआ हो। कंट्रोल ये, अच्छा इसमें और इसमें बाजार तो नहीं लग रहा कोई फर्क। ये भी और ये उसी तरह S2 के साइज से सिर्फ ग्रेटर और इक्वल है, और तो कुछ नहीं है। चलिए इसको सबमिट करता हूँ, देखते हैं क्या कहता है। सर इसमें ग्रेटर इक्वल है, इसमें इक्वल इक्वल है सर। नहीं वो है लेकिन मतलब डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो इक्वल, इक्वल के सर केस में इसमें वो सबमिट हो गया, ठीक है। और इसकी परफॉर्मेंस भी इतनी बुरी नहीं है, 14% ओनली। सर इसकी 9 लाइन आई थिंक ये डिफरेंट तो है, 9 ये लाइन तो नंबर ऐसे 9। तो होता है। आप 2 मिनट बाद वापस सबमिट करेंगे तो और परसेंट चेंज हुई होगी, वो तो इसका कुछ अलग ही system है। चलिए एक मिनट मुझे दे दें, टाइम जाए कि अब यार इसको क्या कर सर इसमें
जी मैडम, ये ये देखना लग रहा है मुझे तो। इसको मैं रीसबमिट तो करता हूँ तो देखते हैं क्या हो सकता सर है ये अच्छा तो हो जाए। रिकर्जन से बगैर, रिकर्जन के बगैर हो ना, तो ये आई थिंक नहीं हाँ मैं होगी। समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, पता क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। ये ना बाय रेफरेंस कॉल हुआ, तो ये कॉपी करने में टाइम नहीं पता लगा। है क्यों? ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सम टाइम ना टाइम लिमिट एक्सीड है। अब ये हर दफा ना कॉपी क्रिएट हो रही है। अगर मैं बाय रेफरेंस कॉल नहीं करूंगा ना तो कॉपी करेगा, S1 की एक कॉपी जनरेट होगी। अब ये जमा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, देखना इसको। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि बाय मिस्टेक अगर आपने S1 S2 को मॉडिफाई नहीं करना तो बाय रेफरेंस कॉल करें, ताकि सेम मेमोरी लोकेशन हो, जैसे आपका उसका रेफरेंस आ जाए, ठीक है। आपको समझ आ गया? कैन फॉर जो जी जी। डेटा मॉडिफाई नहीं होता उसको बाय रेफरेंस कॉल करें, ताकि वो आपको कॉपी करने में, क्योंकि एक रिकर्सिव कॉल दूसरी कॉल को जब वेरिएबल कॉपी करेगी उसमें भी टाइम लगेगा। ऑल्दो इतना अच्छा नहीं है कि 29%, लेकिन एटलीस्ट दिस इज मेकिंग सम डिफरेंस। अ, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जब हम ये रिकर्जन यूज, तो basically ये भी जो है ना एक स्टैक के अंदर ही जाते हैं। ठीक है, जो भी फंक्शन होता है वो एक एक स्टैक। ठीक है ना, आवाज आ रही? ये आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ, जब ये स्टैक के अंदर होता है, ये जो पूरा का पूरा जो फंक्शन है ना, ये इसकी पूरी की पूरी कॉपी जो है ना स्टैक के अंदर पुश हो जाती है। और जो सबसे लास्ट में होती है वो जो है ना एग्जीक्यूट होना शुरू होती है फिर रिवर्स के अंदर। तो इस वजह से ना इसके अंदर मेमोरी ज्यादा आती है। हाँ सही कह रहे हैं, मेमोरी भी है, और दूसरा है कि मेमोरी को कॉपी करने की भी टाइम है ना। जब एक हाँ। मतलब जो रिकर्सिव कॉल में जाएगा तो रिकॉर्ड के अंदर, स्टैक के अंदर वो एक मेमोरी के अंदर कॉपी करेगा उस स्ट्रिंग को, और स्ट्रिंग बड़ी तो वो होगी तो जितने वेरिएबल इसके अंदर, छोटी स्ट्रिंग के लिए फिर भी चल जाएगा, बड़ी स्ट्रिंग के लिए वो कॉपी करने में भी शायद टाइम ज़्यादा लेता होगा। ओवरफ्लो का भी इसमें होता है इशू। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, आप लोगों में से कोई और, मेरा में ना आपके पास कोई क्वेश्चन है? तो मेरे पास और सर मेरे पास एक मैं क्वेश्चन देख रही थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आप क्वेश्चन अगर जी जी देख लें। प्लीज़। हाँ आप लिंक भेज दें। मैं चैट में शेयर। ठीक है, मैडम मीना आप कुछ कहेंगे? जी सर, मेरे पास क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा या सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा? अभी तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा। सही हो गया। चल इस क्वेश्चन को रीड कर लेना। आपने तो किया हुआ है। नहीं मैंने किया हुआ, लेकिन मैं इसको रीड कर रहा हूँ, मुझे याद थोड़ी है कि क्या है क्वेश्चन। देखिए हर पेपर की ना साइटेशन है, ठीक है। तो एज इंडेक्स क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एज जो गिवन रिसर्चर है उसकी पब्लिश की है, और एज ही पेपर का, ठीक है। एज इंडेक्स होता है कि उसकी उसके एज पेपर हैं, और एज साइटेशन या उससे ज्यादा साइटेशन, ठीक है। ये 3 साइटेशन वाले कितने हो सकते हैं? 3 या 3 से ज्यादा, 1 2 3, ठीक है। मतलब थ्री थ्री एज फैक्टर हो गया, ठीक है। ये भी हो सकता था कि एज फैक्टर हम कहते हैं 5, ठीक है। 4 कहते हैं, 4 पेपर्स, 4 साइटेशन ज्यादा नहीं है, ठीक है, सिर्फ 2 पेपर ऐसे हैं। तो अपने मैक्सिमम आंसर रिटर्न करना है। अ, क्योंकि अगर आप नहीं, 4 पे जाएंगे ना, उसका इंडेक्स। नहीं इंडेक्स नहीं वापस करना। देखिए इस क्वेश्चन को जरा इस तरह समझते हैं कि इसका आंसर 3 क्यों है, ठीक है। मैं कहता हूँ इसका आंसर 4 होना चाहिए था, ठीक है। लेट्स अज्यूम, ठीक है, इसका मतलब है एज इंडेक्स 4 का मतलब है कि 4 साइटेशन से ज्यादा, 4 पेपर मतलब 4 साइटेशन से ज्यादा उनकी वैल्यू है, मतलब हर पेपर की। अगर मैं कहता यहाँ पर अगर एक और यहाँ 7 होता ना, ठीक है, तो मैं कहता एटलीस्ट एक और भी डाल देते हैं, 9 कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं कहता कि इसकी एक को 4 कर लेते हैं, ठीक है।
सो ये भी 4 से ज़्यादा है, ये भी 4 से ज़्यादा है, ये भी 4 से ज़्यादा है, ये 4 है, ठीक है। तो इसका इंडेक्स, एज इंडेक्स 4 होना चाहिए था, ठीक है। एज, अब जो गिवन जो डेटा है ना उसमें एज इंडेक्स 4 नहीं हो सकता, उसकी वजह ये मैंने रिमूव अगर कर दूं तो इसमें 4 या 4 से ज़्यादा सिर्फ 2 पेपर हैं, ठीक है। तो इसकी अगर आप देखें तो एज इंडेक्स 2 बनेगा, जो आपको 2 नहीं चाहिए, ठीक है। आपको मैक्सिमम आंसर रिटर्न करना है। आपको 3 फिर भी सपोर्ट कर रहा है कि 3 या 3 से ज़्यादा, ठीक है, तो 3 इज़ बेटर देन 2। तो आपका जो मैक्सिमम जो है ना, जो वैल्यू ऑफ एज जिसमें उन मतलब हर एक की साइटेशन उस या उससे ज़्यादा हो, ठीक है। अब इसको करना किस तरह, या इसमें देख लेते हैं। इसकी इसका एज फैक्टर 1 बनेगा, ठीक है, क्योंकि 1 या 1 से ज़्यादा इसके 3 वो है। अगर यहाँ पर 2 मुझे होता, अभी भी समझ में नहीं आया। देखिए देखिए ये 1 3 1 था ना, यहाँ 1 था, ठीक है। तो इसमें हम एज इंडेक्स हम ये अज्यूम करते हैं 1 है, ठीक है। क्या 1 इंडेक्स मतलब इनका काउंट करें तो क्या वो 1 1 या 1 से ज़्यादा है? हाँ, एज इंडेक्स 1 हो सकता है, ठीक है। क्या 2 हो सकता है एट एज इंडेक्स? क्या 2 तब हो सकता है जब एटलीस्ट 2 इंडेक्सेस, मतलब एटलीस्ट 2 वैल्यूज जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा हो। ये अगर 2 होती ना तो इसका इंडेक्स 2 हो सकता था, एच इंडेक्स 2 होना था, ठीक है। तो 1 के बजाय आपने मैक्सिमम की बात करें, ये जो मैक्सिमम है ना, ठीक है, तो आपने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच रिटर्न करनी है। आप बात समझिए या नहीं समझिए? अभी भी समझ नहीं आया तो उसको फर्दर देख लेते हैं, ठीक है। उसमें कोई इशू नहीं है। अगर ये, अगर मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ, इसको मैं कहता 4 है और ये मैं कहता 1 है, ठीक है। तो इसका एज इंडेक्स बताएंगे क्या होगा? क्या इसका एज इंडेक्स 1 हो सकता है? हाँ 1 हो सकता है, ठीक है, कि एटलीस्ट 1 1 है, ठीक है, और ठीक है, लेकिन 1 से ज़्यादा 2 भी हो सकता है ना। एज इंडेक्स 2 हो सकता है क्योंकि इसमें दो ऐसी वैल्यूज हैं, उनका काउंट ये है, दो ऐसे इनका काउंट ये है, मतलब दो वैल्यूज ऐसी हैं जो कि 2 या 2 से ज़्यादा है, ठीक है। क्या इसका एच इंडेक्स 3 हो सकता है? 3 हो सकता है। क्या 3 ऐसे काउंट्स हैं आपके पास जिनकी वैल्यू 3 या 3 से ज़्यादा हो? तो इसका एच इंडेक्स 2 ही होगा, 3 नहीं हो सकता, क्योंकि अभी आपके पास एक वैल्यू 4 है जो कि 3 से ज़्यादा है, ये 3 है, ये भी ठीक है, लेकिन ये वाली वैल्यू क्योंकि 3 से कम है। अगर आपके पास एक और वैल्यू होती जो कि 3 होती तो फिर आप कहते हैं एच इंडेक्स 3 ठीक है। रेहान भाई, ऊपर वाले का एच इंडेक्स 1 क्यों नहीं है? उसके अंदर ये भी तो है ना, 4 पेपर्स जो है ना वो, उसके अंदर 1 कॉमन है। देखें 4 पेपर्स तो हैं, उनका 1 कॉमन, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने मैक्सिमम आंसर रिटर्न करना है, मैक्सिमम एज रिटर्न करना है। 1 के निस्बत अगर आप 2 देखें तो 2 भी फुलफिल कर रहा है कि एटलीस्ट 2 या 2 से ज़्यादा हैं जिनकी वैल्यू भी 2 से ज़्यादा है और उनका काउंट भी 2 से ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन 3 भी आपका आंसर है क्योंकि आपने मैक्सिमम की तरफ जाना है। आपके पास 3 ऐसी वैल्यूज हैं जिनका काउंट 3 है या 3 से ज़्यादा भी हो सकता है और उनकी वैल्यूज, हर एक की वैल्यू 3 से ज़्यादा है। 4 नहीं हो सकता क्योंकि मतलब कि आप, उतने ही पेपर होने चाहिए, उतनी साइटेशन होनी चाहिए, हाँ या उससे ज्यादा? एटलीस्ट गिवन रिसर्चर हैज पब्लिश एटलीस्ट एज पेपर्स दैट हैज बीन गिवन, जो उनकी है साइटेशन इतनी है, एटलीस्ट इतनी है। इसका इसका 4 नहीं हो सकता इस डेटा में, क्योंकि आपके पास अ, ये उसमें काउंट नहीं होगा, ठीक है। आपके पास 4 से ज़्यादा सिर्फ 2 पेपर्स हैं, ठीक है। तो 4 तो हो नहीं सकता, तो इसकी वजह से 2 होगा। अगर सिर्फ 615 होता ना, अगर मैं कहता सिर्फ ये डेटा है आपके पास, साइटेशन 3 पेपर है, 615 है, इसका बताएंगे क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एज क्या होगी? आई इसमें 2 नहीं, इसकी 2 होगी। 2 होगी ना, ठीक है, क्योंकि आपके पास वैल्यू तो ज़्यादा है लेकिन उनका काउंट कम है, ठीक है। तो बेसिकली जो एज फैक्टर होता है ना, वो रिसर्चर को ये का इस चीज़ का मैयर होता है कि वो ना सिर्फ अच्छी क्वालिटी का वर्क करते हैं, साइटेशन ज़्यादा होने का मतलब ये है कि लोगों ने अप्रिशिएट किया, लोगों ने एक्नॉलेज किया उनके वर्क को, साइट किया, ठीक है। मैं कोई काम करता हूँ, मैं कहता हूँ पास में
आसिम ने कोई काम किया था जो कि बहुत अच्छा था, उसको साइट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं अपना काम कह रहा हूँ कि मैंने ये कंट्रीब्यूट किया। रिसर्च ही होती है ना, ठीक है। और दूसरा फैक्टर ये होता है कि नंबर ऑफ पब्लिकेशंस भी ज़्यादा हो। ये ना हो कि एक एक पब्लिशर है या एक रिसर्चर है, उसका एज इंडेक्स लेट से 100 है, कि 100 लोगों ने उसको साइट किया, लेकिन उसकी एक ही पब्लिकेशन है, तो उसका एज इंडेक्स क्या होगा? 1 होगा, राइट। तो वन। उसकी एक ही पब्लिकेशन है, तो जो उसका काउंट है कि कितनी पब्लिकेशन है, और अगर उसकी दो पब्लिकेशंस होती हैं, एक लेट से एक की साइटेशन 2 होती है और एक की 100 होती है, स्टिल उसका एज इंडेक्स 2 ही होना था, ठीक है। या एक की 20 होती है, दूसरे की 100 होती है, स्टिल उसका एज इंडेक्स 2 ही होना था, क्योंकि उसके काउंट ऑफ पब्लिकेशन जो है ना वो 2 है। अच्छा, तो बेसिकली जो इसमें जो साइटेशंस की जो लेंथ है वो टोटल काउंट है कि कितनी दफा वो लोगों ने उसको अपने उसमें डाला है अपने हाँ, पेपर में मतलब साइट। इस साइटेशन की लेंथ है, इतने पेपर हैं, और हर पेपर की साइटेशन है। लेंथ जो है वो कितनी दफा साइट हुआ है, और जो उसमें नहीं, इंडेक्स पड़ा हुआ है वो। हाँ, जो ये इसके 5 पेपर्स हैं, ही सही है, तो पब्लिश पाँच 5 पेपर है। पेपर्स। पेपर 0 3 दफा साइट हुआ, पेपर 1 0 टाइम साइट हुआ, सो ऑन, ठीक है, इस तरह का। सही, तो इनमें जो सबसे मैक्सिमम जो इस वाले इसमें आ रहा है वो 3, क्योंकि 3 6 में भी है और 3 5 में भी है, और 1 हम्म में 3 नहीं है और 0 में 3 नहीं है, तो इसलिए 3 इसका आंसर है। हम्म। तो फिर आपने वो 100 और 2 वाले में वो 2 आंसर बनता ना आपके। तो 2 ही और कहा फिर था, आप 100 और 20 में आपने 2 क्यों बोला? फिर 100 और 20 है तो उसमें भी 2 होगा। क्योंकि नंबर ऑफ पब्लिकेशन सिर्फ 2 हैं। पब्लिकेशन 0, पब्लिकेशन 1, 2 पब्लिकेशन है। 2 पब्लिकेशन ऐसी हैं जिनकी साइटेशन 2 या 2 से ज़्यादा है। इनकी ये मैटर नहीं करती कि ये 100 है और ये 20 है, उसका एच तो इंडेक्स 2 होगा। मतलब हम नंबर ऑफ पब्लिकेशंस रिटर्न कर रहे हैं बेसिकली। हाँ, आपने मैक्स आंसर रिटर्न करना है जो कि जिसमें उतने काउंट की अच्छा, तो मतलब या उससे बेसिकली ज़्यादा। कि अब 5 में से हम लोग एक दफा हम लोग पूरी 5 की उसको कंसिडर करेंगे, उसमें देख लेंगे वो उसमें सबसे ज्यादा, वो फिर हम लोग 4 लेंथ का उसको करके कंसिडर करेंगे। ऐसा ही है फिर, या 3 उसके वो, ताकि जो है। हाईएस्ट कॉमन लेंगे। हाँ भाई, हाईएस्ट कॉमन लेंगे और देखेंगे वो उससे नंबर ऑफ जो है ना मैच कर रहे हैं या नहीं, तो फिर उसको हम कम करते जाएंगे। सही है। मैंने कोड किया हुआ है, लेकिन मुझे अब याद नहीं किस तरह, मैं सोच रहा हूँ किस तरह होगा। अ, अच्छा, इससे पहले तो हम सॉर्टिंग कर लेंगे ना, सॉर्टिंग से हमें हेल्प हो जाएगी। ठीक है। लाइक बट आई एम थिंकिंग कि मैंने भी काफी देर पुराना किया हुआ है, मुझे भी अब याद नहीं है कैसे किया था। तो अगर इसको हम सॉर्ट कर लें लाइक दिस, तो अब हमने स्टार्ट किया 0 से, अब हम चेक करें कि क्या ये नंबर 0 जो है, डस दिस गिव्स अस लाइक, क्या इतनी ये हमारी साइटेशन या ये हमारा एच इंडेक्स हो सकता है। वैसे जरूरी नहीं है इसमें 2 भी, क्योंकि इन बिटवीन आ सकता है, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये वाली वैल्यूज को हम देखें। खैर फिलहाल देखते हैं, हमने रिवर्स स्टार्ट ऑर्डर किया। में क्यों किया जाए? रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स में भी कर सकते हैं, बात तो वही हो जाएगी। लाइक अगर आप यहाँ पे 0 पे खड़े हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि क्या मेरे पास 0 साइटेशन हो सकती है, उसको चेक करने के लिए यू आर चेकिंग कि क्या, मतलब इतने तो नंबर्स आपको पता है ना कि वो 0 या 0 से लेस होंगी, ये आपकी रिमेनिंग होंगी, और बाकी आपके 0 या 0 से ज्यादा होंगे। तो रिमेनिंग लेंथ आपकी 4 है, तो इट्स मीन के 0 कैन नॉट बी योर एच इंडेक्स। अच्छा, अब आप आगे मूव करते हैं 1 के ऊपर। मे बी हमें यहाँ पे शायद मतलब एक मिनिमम वैल्यू 0 पिक करके और एक मैक्सिमम वैल्यू पिक करके उस पर बाइनरी सर्च अप्लाई करनी पड़े। पहले सॉर्टिंग की ना, फिर उसके ऊपर हमने कहा कि चेक करो कि हमारे पास इनमें से कौन सा जो है हमारा एच इंडेक्स पॉसिबल हो सकता है। अब मैंने बाइनरी सर्च पे कहा कि चेक करो कि 2 मेरा एच इंडेक्स हो सकता है। 2 को चेक करने के लिए आई चेक इट हियर कि मेरे पास 2 से लेस कितनी वैल्यूज हैं और 2 से ज्यादा कितनी वैल्यूज हैं। तो उसके लिए मैंने पहले एक तो 2 पिक किया, और 2 पिक करने के लिए मैंने जो है यहाँ पे उसको फाइंड आउट किया कि 2 कहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे उसकी इंसर्ट इंडेक्स कौन सा हो सकता है, तो वो ये हो सकता है। तो वो मुझे ये बताएगा कि मेरे पास 2 साइटेशंस ऐसी हैं जो कि
मतलब 2 से ज्यादा साइटेशंस मेरे पास अवेलेबल हैं जिनका एच इंडेक्स 2 से ज्यादा है, लेकिन मुझे 2 से मतलब 2 एग्जैक्ट यहाँ पे मुझे इतना पार्ट 2 चाहिए और पिछला मेरे जो है ना वो चाहे जितना मर्जी हो, डजेंट मैटर। तो 2 इस मीन के 2 इसका जो है एच इंडेक्स नहीं हो सकता। देन आई विल से ओके मैं अपनी सर्च को एक्सपैंड मतलब राइट साइड पे मूव कर दूं। अब मैं राइट पे आऊंगी, 4 को चेक करूंगी, 4 के लिए 5 चेक, तो 4 का एच इंडेक्स जो है वो यहाँ 4 जो है वो इसका इंसर्शन यहाँ पे आती है। अब 4 के आगे मेरे पास 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन एग्जैक्ट 4 तो 4 होने चाहिए थे ना, ये लेंथ मेरे पास 4 होनी चाहिए थी। तो इट्स मीन कि ये भी मेरे पास करेक्ट नहीं है। अब मैं इसको फर्दर 3 पर लेके आती हूँ बाइनरी सर्च से, एंड देन आई सर्च की 3 मेरे पास यहाँ पे कहाँ है, 3 जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और इसकी जो लेंथ है इससे आगे जितनी भी है वो 3 है। इट्स मीन के दिस इज करेक्ट। पीछे वालों से वी डू नॉट, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीछे वाले जो है वो अ, क्योंकि हमें पता है कि रिमेनिंग तो हमारे पास लेस ही होंगे। हमने ये देखना है कि आगे जितनी वैल्यूज है ना वो 3 या 3 से ज्यादा होनी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2 भी होता ना, तो 2 भी हमारा, अच्छा सॉरी 2 भी हमारा एच इंडेक्स हो सकता है, क्योंकि 2 के आगे 2 से 2 या 2 से ज्यादा ऐसी वैल्यूज हैं जो 2 से ग्रेटर है। तो इट्स मीन 2 कैन बी आवर एच इंडेक्स। इन दैट केस वी विल सी कि ये हमारे पास लार्जर है, तो हम चेक करेंगे कि नेक्स्ट वैल्यू हम वी विल ट्राई टू फाइंड द मैक्सिमम एच इंडेक्स। तो फिर हम इंक्रीज करेंगे वैल्यू को एंड वी विल सी कि अच्छा क्या 3 मेरा एच इंडेक्स हो सकता है। अगर 3 भी हो सकता है तो आई विल स्टिल अच्छा एक्सपैंड इट एंड आई विल मैडम, मैडम ये सोच रहा हूँ मैं कि अगर आपने सॉर्ट कर लिया तो आप फिर इस तरह कर लें कि हायर साइड से लोअर की तरफ आए, ठीक है। तो आप जितना काउंट इंक्रीज करेंगे, जैसे 6 है तो उसकी लेंथ अभी 1 है, ठीक है। आपने एक एलिमेंट लिया तो इसका मतलब है कि 1 कैन बी एच इंडेक्स, ठीक है। आपने राइट से लेफ्ट की तरफ आना, ठीक है। 5 पे है तो आपकी जो लेंथ ऑफ जितने हैं ना अभी, आपको ये पता है कि जितनों को मैं करके आया हूँ ट्रेवर्स वो इससे ज्यादा थे, ठीक है। तो लेंथ और इसमें जो गिवन वैल्यू है ना उसमें जो मैक्स होगा, ठीक है। तो लेंथ 2 हो चुकी है और जब आपका 5 है, ठीक है, 5 एंड 6, इसका मतलब कि एटलीस्ट आपका एच इंडेक्स 2 है, ठीक है। और फिर आप फर्दर लेफ्ट पे जब जाएंगे ना तो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन आपका जो एच इंडेक्स है वो 3 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि 3 काउंट है और 3 उसकी वैल्यू है, तो मैक्स भी 3 आएगा। मेरे ख्याल दैट दैट इज द की कि आप अच्छा रेहान इसमें राइट साइड से आए। राइट भाई साइड साइन, लेकिन इधर हमारे पास सॉरी रे का साइन उसको हम एच फोर एच इंडेक्स कर लेते हैं और फर्स्ट इंडेक्स से शुरू करते हैं। ठीक अगर है, देखते हैं कि वो जो फर्स्ट वाला है ना वो उससे कम है, तो हम उसको कम करते जाएंगे, पीछे से जो एन को भी कम करते जाएंगे, इधर से इंक्रीज करते जाएंगे, और देखेंगे जहाँ पे कॉमन आ जाएगा ना उधर हम कह देंगे कि ये एच इंडेक्स है। सही हो गया, मेक सेंस कर। अच्छा मैडम, फिर आप कुछ कह रही हैं? हाँ मैं ये कह रही हूँ कि जस्ट आपकी थोड़ी उसको मैं क्लियरफाई कर लूँ कि यहाँ पे 2 था, आपने कहा कि यहाँ तक एच इंडेक्स 1 था क्योंकि एक 1 वैल्यू ही ठीक है, needed थी, तो 1 पॉसिबल है। ठीक फिर है, हम यहाँ पे आते हैं, हम चेक करते हैं कि क्या 5 पॉसिबल है। 5 तो वैल्यू अवेलेबल नहीं, इट्स मीन कि 2 तो हो सकता है मतलब ठीक है, मिनिमम। फिर हम ठीक है, इसके ऊपर आते हैं एंड वी सी हियर, वी चेक कि क्या हमारे पास 3 एच इंडेक्स नेक्स्ट हो सकता है, लेकिन हियर वी सी के यहाँ पे 2 है। तो मतलब 3 पॉसिबल हो सकता था अगर यहाँ पे वैल्यू या 3 या 3 से लार्जर होती। तो इसका मतलब है कि हम इतनी लेंथ को मैक्स नहीं लेंगे, बल्कि जो पीछे से वैल्यू हमारे पास आई थी वो हम उसको एच इंडेक्स कंसिडर करेंगे, नहीं राइट? मैडम, इस तरह नहीं। देखिए आप ना जिस तरह आपने कहा ना उसी तरह आप जितना राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं ना, आपको पता है कि कितने एलिमेंट्स आपने ट्रेवर्स कर लिए हैं, ठीक है। 6 पे आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट था, आपने कहा लेंथ 1 है, मतलब एक ही एलिमेंट है, और गिवन वैल्यू 6 है, तो उन दोनों में से जो मिनिमम है ना वो मेरा एच इंडेक्स है, ठीक है। तो जब आप इसी तरफ 3 पे पहुंचे होंगे ना, तो आप 3 एलिमेंट्स ट्रेवर्स करके आए, मतलब इंक्लूडिंग दिस एलिमेंट एंड इससे बड़ी वैल्यूज वो एटलीस्ट 3 है। सर सर हमारे आई थिंक नेक्स्ट सेशन का टाइम हो गया, जो कि आज पहला सेशन है सिस्टम डिजाइन का। ठीक है, सही हो गया, तो ऑल प्लीज कम ओवर देयर, आई विल एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स ओवर देयर, ठीक हो गया। अगर आप लोग ज्वाइन अच्छा करते हैं। जफर भाई, मेरा ख्याल है लिंक शायद नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होना है, तो इसी सेशन में कंटिन्यू ओह यस, करना है हाँ ठीक है, आज के लिए। इसी में कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फिर चलें कंटिन्यू करें क्वेश्चन अपना। सॉरी। सही, सही है। तो यहाँ पर मैंने जिस तरह पास में किया वो डिफरेंट तरीके से किया हुआ, एक्चुअली वो यही निकाल रहा है, ठीक है। इसको अगर मैं रेहान उस भाई तरह, इसका यही है कि हम सॉर्ट कर लें और पहले आप इंडेक्स को देखें माइनस कर रहे हैं।
इक्वल टू साइज है ना, तो हम कह देंगे ये एच इंडेक्स है, ग्रेटर हाँ देन और इक्वल टू। हाँ, मतलब आप राइट से लेफ्ट जाए या लेफ्ट से राइट जाए, ठीक है। अगर आप लेफ्ट इस से तरफ, अगर आप लेफ्ट से लेफ्ट राइट से ज्यादा आएंगे बेटर। हाँ लेफ्ट से जाएंगे तो फिर आपको सिर्फ मिनिमम निकालना होगा और इधर पे आई आ जाएगा, ठीक है। और अगर मिनिमम एन की इक्वल है तो हम कह देंगे वो उसका एच इंडेक्स है, नहीं तो हम उसको इंक्रीमेंट कर लेंगे और सेकंड वाले को चेक करेंगे और एन इधर, को माइनस वन हाँ कर देंगे। इधर इधर स्टिल आई नहीं आएगा बल्कि एन माइनस आई, ठीक है। एन माइनस आई प्लस वन करके सम होगा, ठीक है। समझ आ रही है आपको? मेरे ख्याल है आपको समझ आ गई कि नहीं आ रिमेनिंग गई। लेंथ या करंट वैल्यू, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास लेंथ तो ऑब्वियसली लार्जर है, लेकिन करंट वैल्यू 2 है, इसमें कि 2 या 2 से लार्जर वैल्यूज होंगी मिनिमम, इस वजह से हम लेंगे, राइट। हाँ जी मैडम। तो मेरा अगर ख्याल हम इसको लाइक बैकवर्ड से बैक साइड से करेंगे तो रिमेनिंग लेंथ को लेंगे ना हम, तो वो हमारी n माइनस आई गेस वो होगी। ठीक है। अच्छा, अगर हम एंड से भी करेंगे तो फिर भी आई ही हम ले सकते हैं ना, क्योंकि हाँ मतलब ले सकते हैं, आप वैसे भी। वैसे काउंट भी रख सकते हैं ना। आप काउंट वन से इनिशियलाइज करें, यहाँ काउंट इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। हर दफा काउंट जो है वो एक एलिमेंट इंक्रीज करेगा और इंडेक्स जो है वो एक एलिमेंट डिक्रीज करेगा, सही। ठीक है। तो यहाँ पर साइटेशन में वो एक स्मॉलर एलिमेंट की तरफ जा रहा होगा और यहाँ काउंट इंक्रीज कर रहा होगा, तो जो उनका जो मिनिमम होगा ना वो आपका एच इंडेक्स डिटरमिन कर रहा होगा। सही। तो इसको बेशक कोड कर लें अगर आप उसका करना चाह रही हैं, अदरवाइज सिस्टम डिजाइन की डिस्कशन जो भी हम भी बेसिक की जी जी, डिस्कशन वो करेंगे, उसको स्टार्ट करते हैं, yes। ठीक है। मैडम फिजा आप कुछ लीड करना चाहेंगे? Yes, अच्छा, वैसे मैंने माइक्रो सर्विसेज पे कुछ शेयर की थी वीडियोस, सही है। उसके ऊपर वी कैन डिस्कस मे बी। आप अगर लीड कर लें डिस्कशन को तो मैं एटलीस्ट पार्टिसिपेट कर सकूंगा, लेकिन बैकग्राउंड नॉइज है मेरी साइड पे तो। जी जी sure। जी मैम, इससे पहले मुझे 2 मिनट दे दें। जी सर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि वर्ल्ड इज ऑलवेज लेड बाय हाई आईक्यू पीपल। जो दुनिया में जो लोग रूल करते हैं उनका आईक्यू ज्यादा होता है। जो मैनेजर बनते हैं, वीपीज बनते हैं, जो प्रोफेसर बनते हैं, टॉप पोजीशंस पे जाते हैं, तो उनका आईक्यू ज्यादा होता है। तो व्हाट डज इट मीन कि जो वर्ल्ड के नॉर्म्स हैं वो ट्यून भी हाई आईक्यू पीपल के लिए हैं। अगर नॉर्मल बंदा उन स्ट्रेटजीज को फॉलो करे तो सक्सेस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और नॉर्मल बंदा हमेशा इस प्रेशर में रहता है कि वो इतना अच्छा नहीं। तो नॉर्मल बंदे और हाई आईक्यू में जो फर्क है, जो डिफरेंस है, उसकी वजह से होता क्या है बेसिकली। लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि प्रेजेंटेशन देनी है। अब इट इज वेरी कॉमन कि आप 2 हफ्ते पहले प्रेजेंटेशन की स्लाइडें बनाना शुरू करेंगे, फिर आप अंडर प्रेशर भी होंगे और फिर आप 2 हफ्ते में काफी सारा उस पर फ्यू आवर्स लगाएंगे और फिर एक आधे पौने घंटे की प्रेजेंटेशन देंगे। और वो प्रेजेंटेशन ऑब्वियसली उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी आपकी क्लास के टॉपर की होगी या आपकी क्लास में जिससे ज्यादा नॉलेज है उसकी होगी। तो आप फिर भी अंडर प्रेशर रहेंगे कि जी मैंने जो प्रेजेंटेशन है वो इतनी अच्छी नहीं दी या मेरे मार्क्स इतने अच्छी नहीं है। जिसे आप देखते हैं कि जो क्लास में टॉप करता है वो हर सब्जेक्ट में टॉप करता है। लेकिन रियल लाइफ में जो है नॉर्मल बंदा कैसे सक्सीड हो सकता है। मसलन जितने टॉपर्स हैं उनमें से शायद मेरे ख्याल लेस देन 10% होंगे जो दुनिया की अच्छी कंपनीज में होते हैं। तो इसका मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में वो इतना आगे नहीं जा पाते। तो रियल लाइफ में वो बंदा आगे जाता है जो ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी लेता है प्रेजेंट करने की, लीड करने की। और वो कैसे ले सकते हैं आप? वैसे नहीं ले सकते कि आप बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन दिए और सिर्फ प्रेजेंटेशन ही बनाए, या बहुत ज्यादा आप अपनी क्लास में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है वो करें, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं होगा। तो उसका तरीका ये होता है कि आप 20-80 का रूल अपनाएं। आप अपॉर्चुनिटी लें लेकिन उस पर एफर्ट सिर्फ 20% लें, तो आपको 80% एडवांटेज उसका मिल जाएगा। उसकी जो लर्निंग आपको 80% मिलनी है वो मिल जाएगी। अगर आप उस पर 100% एफर्ट लगाते हैं, जो कि 5 टाइम ज्यादा टाइम था, तो आपको जो थोड़ी सी ज्यादा लर्निंग होनी थी वो सिर्फ 20% होनी थी।
तो जिस तरह लाइफ में बेसिकली 2015 तक मैं बिल्कुल इसी तरह किया करता था कि जी कोई प्रेजेंटेशन आ रही है, बड़ी जबरदस्त तैयार करो, बड़ी मेहनत से प्रेजेंटेशन दो, फिर एक्सपेक्ट करो लोग वाह वाह करेंगे। कभी होता, कभी वाह करते थे, कभी नहीं करते थे। 2015 में मैंने स्ट्रेटेजी चेंज की कि अब मैंने बिल्कुल भी ये फिक्र ही नहीं करनी कि लोग मेरी प्रेजेंटेशन के बारे में क्या सोच रहे हैं, बस जितनी प्रेजेंटेशन कैंडिडेट में तैयार होती है उठ के दे दो। तो मैंने हर प्रेजेंटेशन की जो अपॉर्चुनिटी है उसे ग्रैब करना शुरू कर दी, और मैं हर प्रेजेंटेशन में बड़ी बस गुजारे लायक स्लाइडें होती थी, गुजारे लायक नॉलेज होता था, और वो मैं देना शुरू कर गया। और उसके जो रिजल्ट थे वो ऑसम थे। उसके रिजल्ट्स ने क्या कहते हैं, मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मेरी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, कि मेरी प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा थी, लोग मुझे सबसे ज्यादा जानते थे। फिर चूंकि मेरी तैयारी ज्यादा नहीं थी होती, तो अंडर प्रेशर मुझे लोगों के क्वेश्चन को डील करना आ गया। यानी कि मुझे पूरा नहीं होता था, मुझे ये बताना आ गया कि मैंने इस पे ज्यादा गौर नहीं किया, आई नीड टू लुक इनटू इट। या कोई और बंदा कोई पॉइंट ऑफ व्यू देता था तो मैं ज्यादा प्रेशर में नहीं आता था, मैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुन के उसे अप्रिशिएट करके थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल एडिशन टू द डिस्कशन, और आगे चल पड़ता था। तो बेसिकली मैंने जो मैं एक्चुअली हूँ मैंने उसे मान लिया कि अच्छा भाई मैं ऐसा ही हूँ, एंड आई स्टार्ट प्रेजेंटेशन। और जब मैंने ज्यादा प्रेजेंटेशन की तो फिर आस्ता आस्ता उनकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली बढ़ गई। तो फिर उसी 1 घंटे में जो मैं प्रेजेंटेशन तैयार करता था उसकी क्वालिटी ऑलमोस्ट उतनी होती थी जितनी मैं पहले 2 हफ्ते में तैयार किया करता था। रीजन क्या थी कि आई बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो लाइफ में अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए, स्पेशली प्रेजेंट करने वाली अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए लड़े, एंड इट इज परफेक्टली फाइन कि आप उसके काबिल ही नहीं थे और आप फेल हो गए, क्योंकि आप फेल सिर्फ 2-4 दफा होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो ये जो आपका डर है कि शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, इससे जिस दिन आप निकल जाएंगे तो यू विल बिकम अ लीडर, तो उस दिन आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। और जब तक आप ये सोचेंगे कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी कर लूँ, पावर पॉइंट का पता नहीं वो वाला जो टेम्पलेट था वो लेके आऊँ, मैं अपनी इंग्लिश का एक्सेंट ठीक कर लूँ, मैं इंग्लिश में फलां फलां वोकैबुलरी बोलूँ, तो यू विल, तो फिर दैट इज द वे टुवर्ड्स फेलियर। और सक्सेस का वे कौन सा? जिस तरह आपने चलना सीखा था, कि आपने बिल्कुल किसी की फिक्र नहीं की, नॉर्मल सी प्रैक्टिस की, नॉर्मल सा सोचा, आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं था कि लोग क्या सोच रहे हैं, मैं गिर रहा हूँ कि नहीं गिर रहा हूँ। तो आपने चलना सीख लिया, और फिर एक दिन आया कि आप नॉर्मल चलते हैं जिस तरह बाकी लोग चलते हैं, और वो काम कर रहे हैं। तो इसी तरह अगर आप 20-80 के रूल पे प्रेजेंट करना शुरू करें तो टाइम आएगा जब 20% एफर्ट से ही आप जबरदस्त किस्म की प्रेजेंटेशन देना शुरू करें। और ऐसा नहीं होगा कि प्रेजेंटेशन से 2 दिन पहले आपको नींद आना बंद हो जाए क्योंकि प्रेजेंटेशन का प्रेशर है, या आपसे काम ना हो रहा हो क्योंकि प्रेजेंटेशन का प्रेशर है। फिर ये होगा कि आप प्रेजेंटेशन से 15 मिनट पहले तक प्रॉपर अपना काम कर रहे होंगे, और विद इन 15 मिनट्स यू विल स्विच योर माइंड एंड यू विल रिव्यू द स्लाइड्स एंड यू विल स्टार्ट प्रेजेंटिंग द स्लाइड्स। डज इट मेक सेंस? तो जो नॉर्मल आईक्यू के लोग लाइफ में फेल होते हैं वो इसीलिए फेल होते हैं कि वो सारी उम्र प्रेजेंटेशन के डर से आ गई हैं, क्योंकि उन्होंने अपने गोल बहुत स्टैंडर्ड बड़े सेट किए थे। जब मैं प्रेजेंटेशन दूंगा तो इतनी जबरदस्त होगी, ऐसे होगी। तो इवन हम अपने वेबिनार में स्पीकर्स को बुलाते हैं, बेशुमार लोग ऐसे हैं वो कहते हैं यार मुझे ना टाइम नहीं मिल रहा प्रिपेयर करने का। रीजन क्या है कि उन्होंने 2 हफ्ते प्रिपेयर कर, तो वो अभी तक आगे दुनिया की टॉप की कंपनी में बैठने के बावजूद भी अभी उस आदत से नहीं निकल सके। तो दिस 20-80 रूल इज सुपर सुपर क्रूशियल कि डू नॉट स्पेंड टू मच एफर्ट, कि आप और ज्यादा अच्छे होकर प्रेजेंट करेंगे क्योंकि फिर आपके पास कोई टाइम नहीं है। इस बारे में किसी का क्वेश्चन? मेरा सिमिलर क्वेश्चन है, क्या कैन वी अप्लाई द सेम स्ट्रेटजी ऑन आवर इंटरव्यूज? बिकॉज मैं ना 1 साल से तकरीबन लीड कोड कर रही हूँ, आई स्टिल फील कि मुझे स्टिल अभी तक ना कहीं अप्लाई नहीं करना चाहिए बिकॉज आई एम नॉट गुड इनफ। तो हाँ शुड बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली आप एक कट ऑफ पॉइंट होता है जिसके बाद इसमें ये नहीं कि बेसिकली इट इज अ डबल एज स्वॉर्ड। जैसे आप गूगल में एक दफा इंटरव्यू दें और बुरा दें तो गूगल के वो डेटाबेस में पूरी उम्र पड़ा रहेगा, और जो नेक्स्ट रिक्रूटर है वो लाजमी उसकी फीडबैक पड़ेगा। तो ये फील नहीं होना चाहिए कि बंदा वैसे ही मुंह उठा के आ गए,
क्योंकि अभी इंटरव्यू, हाँ ये अगर छोटी कंपनी से बेशक इंटरव्यू दें, और ऑब्वियसली एक कट ऑफ पॉइंट आता है, बंदा कहता है कि अब इसके बाद मैंने नए क्वेश्चंस को नहीं देखना, मैंने बस जितने तैयार कर लिए उतने बहुत है, उन्हीं को रिवाइज करना और इंटरव्यू में चले जाना। क्योंकि ये 1500 क्वेश्चन सारे तो किसी से भी मेरा नहीं ख्याल होते पूरी उम्र में, एक्सेप्शन आर देयर, लेकिन नॉर्मल बंदे से नहीं होते। तो ऑब्वियसली यस। और दूसरा यह कि फेलियर को ज्यादा दिल पे नहीं लगाना चाहिए। देयर आर ऑलवेज अपॉर्चुनिटीज। ये हमारे अंदर का डर होता है कि हम फेलियर से प्रेशर में आ जाते हैं, वरना फेलियर कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं। फेलियर मीन्स लर्निंग, कि आप जब फेल होते हैं तो आप कुछ ना कुछ लर्न लाजमी करते हैं। डज इट मेक सेंस? Yes. तो अभी जिस तरह यहाँ पे जो हमारे प्रेजेंटर हाई कोर्ट गुरु के, माशाल्लाह उनका सक्सेस रेट जो पीएचडी स्कॉलरशिप का है, दैट इज मोर देन 90%। तो क्या रीजन है कि वो प्रोफेसर को कन्विंस कर लेते हैं? हालांकि वो पाकिस्तान की नॉर्मल यूनिवर्सिटीज के पढ़े हुए हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े हुए, उन्होंने कभी इंग्लिश भी नहीं बोली होगी कभी जिंदगी में। तो उसकी भी मेन रीजन यही है कि बाकी जो लोग हैं जो उनसे भी अच्छे होते हैं, वो इंटरव्यू के दौरान प्रेशर में पैनिक कर जाते हैं, और ये लोग पैनिक नहीं करते क्योंकि इन्होंने काफी ज्यादा टाइम गुजारा होता है जूम पे चीजें पढ़ाते हुए, तो इन्हें आदत होती है, तो दे डू नॉट कम अंडर प्रेशर। तो ये स्ट्रॉन्ग नर्व जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। और आप में से जो लोग प्रेजेंट करते हैं, दे विल एग्री विद मी, और जो लोग प्रेजेंट नहीं करते तो उन्हें ये काम लाजमी करना चाहिए, अदरवाइज दे आर नॉट मूविंग अहेड। क्योंकि अंडर प्रेशर जो है, मोस्टली जो लोग फेल होते हैं वो प्रेशर की वजह से हो जाते हैं। तो दूसरी चीज जो मैंने डिस्कस करनी थी कि सिस्टम डिजाइन का सेशन शुरू हो रहा है मंडे से, इंशाल्लाह डॉक्टर रेहान करवाएंगे। तो दैट इज वन पार्ट ऑफ द बिग कंपनी इंटरव्यूज, उसे लाजमी ज्वाइन करें, स्पेशली अगर आप सीएस के नहीं हैं तो उस सेशन में आप सीएस इस काबिल हो जाएंगे कि आप सीएस के लोगों से बात कर सकें। तो इसलिए उस सेशन में जाएं और आपको सरफेस लेवल नॉलेज चीज़ों का मिल जाएगा, आपको डिस्कशन करना आ जाएगी। बेसिकली क्या कहते हैं कि आप अपनी जॉब में काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। आपको जब कोई डेटाबेस का बंदा है, नेटवर्किंग का बंदा कोई बात करेगा तो आपको बात समझ आ रही होगी। तो दैट इज सुपर सुपर क्रूशियल एंड इवन मोर क्रूशियल फॉर दोज हु डजंट हैव सीएस बैकग्राउंड। और इसके अलावा हम एक बूट कैंप स्टार्ट कर रहे हैं विच विल बी फोकस्ड ऑन एआई। तो दैट विल बी, उसका जो पहला सेशन है वो आई थिंक सुबह के टाइम होगा। शुरू में पाइथन पढ़ेंगे, फिर हम डाटा एनालिसिस पढ़ेंगे विदाउट कोडिंग यूजिंग एक्सेल, और फिर हम डाटा एनालिसिस यूजिंग पाइथन पढ़ेंगे, फिर हम डाटा एनालिसिस यूजिंग सीक्वल पढ़ेंगे, और उसके बाद एआई पढ़ेंगे। तो एक बात याद रखें कि जिन आप में से जिन लोगों को एडवांस एक्सेल नहीं आती, डाटा एनालिसिस यूजिंग एक्सेल नहीं आता, दिस इज वन ऑफ द आई थिंक टॉप 2-3 टूल्स विच आई रिकमेंड टू एवरीबॉडी कि आपको ये आने चाहिए। इट इज सुपर सुपर क्रूशियल, क्योंकि जो चीज़ आप विदाउट कोडिंग कर सकते हैं एक्सेल में, वो 2 मिनट लेगी, और उसका पाइथन में कोड लिखने में 2 घंटे लग जाएंगे। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि एक्सेल क्या क्या सपोर्ट करता है और किस पॉइंट से आगे हमें एक्चुअली कोड लिखने की जरूरत है, ये हमें पता होना चाहिए। तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी ऑन इट? हाँ जफर भाई, थैंक यू सो मच आपकी मोटिवेशन का, एनकरेजमेंट का और गाइडेंस का। जफर भाई, मैंने आज ज़रा एक मेरी मीटिंग है, तो आज मैं मतलब लीव कर रहा हूँ, तो मैडम फिजा कंटिन्यू करेंगी, इस सेशन को लीड करेंगे अभी। ठीक है जनाब, जबरदस्त जबरदस्त, थैंक थैंक यू यू सो वेरी मच। मच। हमें पता, चलें, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह कि आप क्या कहते हैं कि बड़े बिजी होते हैं, तो अमेजिंग। चलें जी, किसी और का लास्ट क्वेश्चन, अदरवाइज मैम फिजा विल कंटिन्यू। और किसी का कोई कमेंट? अस्सलाम सर। कोई? सर ये जी सिस्टम डिजाइन कोर्स हमारे लिए बेनिफिशियल है अगर हम अभी जैसे लीड कोड में बिगिनर हैं, अभी लीड कोड ही कर रहे हैं हम, वो हमारा फुली प्रिपेयर नहीं हुआ तो आई साथ साथ कोड ही हम। गुरु की आई कोड गुरु की कोई ऐसी क्लास नहीं है जो ये दूसरी क्लास का प्रीरेक्विजिट होती है। तो सिस्टम डिजाइन जो लीड कोड नहीं कर रहा उसे भी पढ़ना चाहिए। ठीक है सर। सही है, तो यू शुड बी एबल टू फॉलो। अदरवाइज कुछ क्वेश्चन क्लास में पूछ लें, कुछ गूगल कर लें बाद में, बट इट इज वन ऑफ द थिंग्स यू शुड नो, और इसका रिकॉर्डिंग से कोई लेना देना नहीं।
ऐसा नहीं है कि कोडिंग से पहले करना चाहिए बाद में करना चाहिए, इट इज इंडिपेंडेंट। सही है। और इसमें सिस्टम डिजाइन में आई वुड इनकरेज कि आप लोग भी कोई टॉपिक पकड़ें, यूट्यूब पे उसकी वीडियो देखें और जितनी भी समझ आइए वो आके पढ़ाना शुरू कर दें। ठीक है। और एंड डू नॉट वरी कि आपको बीच में कुछ चीजें नहीं आती। लेट द पीपल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दोस्त। राइट, एंड दैट इज द वे टू मूव फॉरवर्ड। और सिस्टम डिजाइन में कोई ऐसी चीजें नहीं है, 8-9 कॉन्सेप्ट है, उन्हीं को जोड़ के आप कोई भी सिस्टम बना सकते हैं। तो जो है, जिसमें मैं भी खुद भी सीएस का नहीं हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि ये किस्म का, इट इज सुपर सुपर इम्पोर्टेंट, इट इज मैंडेटरी कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कंपनी कम्युनिकेट कर सकें। और दूसरा, इट मेक्स यू कंफर्टेबल इन द सीएस फील्ड। तो अब आप समझे ना, ये सीएस फील्ड का ओवरव्यू है। जफर भाई, इसमें सिस्टम डिजाइन में वो तो नहीं होता, लाइक हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन या वो भी होता है पार्ट ऑफ सिस्टम डिजाइन? नहीं, सिस्टम डिजाइन में ये होता है कि मैंने टिकटॉक की ऐप बनानी है, कैसे बनाऊंगा। अच्छा, यहाँ वो एप्लीकेशंस के लिए या तो आपका कोड जो है उसके रन करने के लिए जो आपको चाहिए एनवायरनमेंट, उसका डिजाइन। उस इसमें कंपोनेंट्स डिस्कस होंगे ना। सही सही मतलब इसमें डिस्कस ये होगा कि वेब सर्वर कौन सा लगाना है और क्यों लगाना है, डेटाबेस कौन सा लगाना है, क्यों लगाना है, सही सही सही। कितने सर्वर्स चाहिए। मतलब आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, हमने टिकटॉक की ऐप बनानी है, तो वो कितने पैसे चाहिए, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे पहले वर्जन के लिए। हमें मतलब कि वो आप ए डब्ल्यू फॉर एग्जांपल AWS के आप कितने EC2s आप यूज करेंगे और उनका कौन सा वाला एग्जैक्टली, बिल्कुल RDS बिल्कुल है, वो बिल्कुल रिलेशन नॉन रिलेशनल कौन सा करेंगे, और ये वो इस तरह की चीजें। यूजर बिल्कुल कितने बिल्कुल और नेटवर्क थ्रूपुट चाहिए आपको, कितना रीड राइट चाहिए अपने उस पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ इसी लेवल की चीज, बिल्कुल सही। इसी लेवल की चीज। तो यू गॉट इट, यू गॉट इट। तो आपको माशाल्लाह पहले ही आइडिया है। तो हाँ, इससे ये है कि आपको पता चल जाता है, चीजों के नाम आ जाते हैं, आपको ये समझ आ जाती है अच्छा कौन सी चीज कहाँ लगती है और किस चीज का पर्पस क्या है। बस वो मैंने इसका वो किया ना, AWS का क्लाउड प्रैक्टिशनर वाला सर्टिफिकेट, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उसमें ये करवाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो सर, उससे एक सिस्टम डिजाइन में लो लेवल डिजाइन भी आ जाता है और कुछ डिजाइन पैटर्न्स भी आ जाते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन पैटर्न्स या इस तरह के, तो वो इंटरव्यूज में पूछते हैं या फिर हाई लेवल डिजाइन में मोस्टली पूछते हैं? तो ये मोस्टली सिस्टम हाई डिजाइन। लेवल डिजाइन ही होता है, हाँ, लेकिन कुछ कंपनीज पूछती हैं आपसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। ये डिपेंड करता है आप कितने सीनियर हो गए। अगर आप सीनियर ज्यादा हो गए फिर स्क्रूटनी ज्यादा होती है, अगर आप जूनियर हैं फिर इतनी चीजें मैटर नहीं करती। राइट, लेकिन वही है कि 90% चीजें सबको आती होती हैं, वो सिंपल सी वो 2-3 चीजें होती हैं जिसमें इंटरव्यूअर आपसे यहाँ तो इम्प्रेस हो सकता है या आपको रिजेक्ट कर सकता है। तो इसलिए दीज डिस्कशंस ऑलवेज हेल्प। राइट, चलें जी मैम, फिजा ओवर टू यू। अच्छा जी, दूसरी जी, अपने जो हैं जुबैर जफर, वो कह रहे थे कि जी NS2 वालों के लिए सब, वो 4 PM वाला वो ज्वाइन करें। तो अब मुझे पाइथन लाइक बेसिक और थोड़ा बहुत इंटरमीडिएट लेवल तो आती है मुझे, तो मेरे लिए तो वो टाइम वेस्ट है फिलहाल, अनलेस कि वो एडवांस पे नहीं जाते, इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं जाते, तो मैं नहीं ज्वाइन करूँ ना अच्छा मतलब। हाँ हाँ, अच्छा उसमें उसमें इस तरह है कि अगर आपको पाइथन आती है तो देन शुड यू शुड स्टार्ट टीचिंग। वो नहीं, उसमें वो लोग कर रहे हैं पहले से टीच, मैं आई मीन आई कैन आल्सो टीच, वो तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम हाँ विद दैट। बिल्कुल, तो आप लड़ें और अपॉर्चुनिटी लें। आपकी जो मेन लर्निंग है वो टीचिंग से होनी है, क्लास पढ़ने से नहीं है, ये बात मेरी याद रखिएगा। सही, चलें ठीक है। सही है। आपको क्या कहते हैं वहां पे अगर आपके पास टाइम है तो लाजमी टीचिंग करें। जब आप टीचिंग करेंगे तो हमारा जो करिकुलम क्लास का है वो टीचर बनाता है हमेशा, जो मॉडरेट कर रहा होता है सेशन को। तो जब आप मॉडरेटर बन जाते हैं तो फिर आप में इतनी वो कहते हैं यू हैव द प्रिविलेज कि आप वो चीजें डालें जो आपने खुद भी पढ़नी है। लीड कोड के वो वाले क्वेश्चन सिलेक्ट करें जो आपको खुद भी नहीं आते। राइट, मसलन अभी आपने लीड कोड के शायद 100 क्वेश्चन किए होंगे, तो आप क्लास में वो वाले क्वेश्चन लेके आए, बाकी लोगों को भी वो वाले क्वेश्चन करने को हैं जो आपने अभी तक खुद भी नहीं किए हुए। सही, मतलब अपने लिए कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन खुद क्रिएट करें
जहाँ पे आपसे ऑफ कोर्स बी द लीडर जब अपॉर्चुनिटी मिली है तो वे नॉट, ठीक सही है, बात। वॉलंटियर बी द लीडर। तो वो जो है, तो ये ना सोचें कि एक्चुअली असल लर्निंग तब स्टार्ट होती है जब आपको वो चीज आती होती है और क्लास में कोई करवा रहा होता है, फिर आप उस चीज के अंदर ज्यादा डेप्थ में सोच रहे होते हैं, ठीक है, फिर आपके लिए वो चीज कॉमन सेंस बन जाती है। तो इसलिए जो ह्यूमन ब्रेन है वो नॉर्मली उस सिचुएशन में ह्यूमन ब्रेन ज्यादा लर्न कर रहा होता है, ज्यादा डेप्थ में जा रहा होता है। ये बात मैं ज्यादा डिटेल में किसी और सेशन में भी डिस्कस कर सकता हूँ कि अगर आपको एक चीज आती है तो वो चीज दोबारा क्यों पढ़नी चाहिए, स्पेशली किसी और बंदे से, या वो चीज क्यों पढ़ानी चाहिए, क्योंकि दैट, ये मैं क्या कहते हैं, आई कैन टॉक अबाउट ह्यूमन ब्रेन की ये सोचता कैसे है, क्योंकि मेरी ग्रेजुएट स्टडीज में ये टॉपिक रहा, रिसर्च का मेरा, तो आई अंडरस्टैंड दिस। मैं किसी दिन ये एक्सपीरियंस करूंगा, मुझे याद करवाइए। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है जनाब, तो चलें जी, सर मेरी आपको तरफ से ओके पता है, जी। सर आप जैसे मैंने पूछा था कि क्या वे है मतलब जॉब वगैरह earn करने का, तो आपने कहा था कि पीएचडी के लिए अप्लाई करें, जीआरई और आइट्स प्रिपेयर करें। तो सर मैं पूछना चाह रही थी कितना टाइम लगता है अगर प्रिपेयर करनी हो जीआरई एंड आइट्स बोथ। हाँ, ये नॉर्मली जब लोग फुल टाइम कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली जीआरई और आइल्स मेरा ख्याल है महीने से 2 महीने में तैयार हो जाते हैं नॉर्मल स्टूडेंट के, और बाकी जो लीड कोड है ये आप 3-4 महीने करें तो वो कोडिंग आ जाती है। लेकिन आपको सीवी प्रोफेसर शॉर्टलिस्ट होने के लिए आपको काफी सारे हैकाथॉन चाहिए होते हैं, तो हैकाथॉन हर महीने में जाएं, तो देन इट इज ओनली मैटर ऑफ टाइम के किस दिन आपको ऑफर आ जाती है। तो ये बात हमारे मॉडरेटर से भी आप पूछ सकते हैं, जिस तरह क्या कहते हैं कि इस दफा जितने मॉडरेटर्स अप्लाई कर रहे हैं सबको माशाल्लाह 5 से ज्यादा इंटरव्यू कॉल्स आ चुकी हैं, तो आप पूछ सकते हैं, और वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इंटरव्यूज में। थैंक यू सर। वेलकम जी, चलें जी ओवर टू द होस्ट। अच्छा मैंने कल 10 PM वाले सेशन में इसी में मैंने शेयर किया था माइक्रो सर्विसेज से रिलेटेड। So, did anyone get the chance to look at those videos? Otherwise, we can discuss. अच्छा, let me just open. कोई मुझे लिंक शेयर कर सकता है स्लैक पे से जो मैंने शेयर किए थे। चलिए ये मेरे पास ना दूसरा स्लैक खुला हुआ है, वो वाला नहीं ओपन होगा। मैना, कैन यू शेयर दोस लिंक्स इन द चैट? जी मैं कर देता आपके मैक की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कॉन्फ़िगरेशन मतलब कॉन्फ़िगरेशन स्पेक्स। जस्ट ये याद नहीं है। M1 चिप, M1 वाला है आपका? हाँ, सही सही। 32 GB। अच्छा सही। नहीं, मेरा वाला 2019 वाला और 16 GB वाला है, मुझे स्लो लगना शुरू हो गया वो ऐसे इतना, उसमें वो नहीं, 20 तो कम होता है। 16 GB, 32 GB बेटर, मतलब डेवलपमेंट के लिए तो यू शुड हैव 32 GB एटलीस्ट। हाँ वही यार, ये मुझसे तो अब क्या, इसका एक तो अपग्रेड भी नहीं हो सकता ना, इसमें मसला ही है। तो आपका कंपनी लैपटॉप है या आपका अपना है? नहीं नहीं, अपना है। तो आप सेल करके M1 ले लें, 32 हाँ GB। वही, वो M1 वाले के अब आजकल तो वो 4 तक पहुंची हुई है कहानी उसकी तो। M3 आ गया मेरे ख्याल से, कम हो जाएगी प्राइस। अच्छा, इसमें चैट में दूसरी वीडियोस भी हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू लुक द बेसिक वन। सबसे पहले इसको देख लेते हैं और फिर ये फ्री कोड कैंप के लिए ये भी बेसिक में थी। Where is the chart? अच्छा, इसमें हमारे पास
एक थी सिंपली लर्न वाली, मैं इधर से ओपन कर लेती हूँ। अच्छा वैसे ना जो सिस्टम डिजाइन है ना उसमें कैप थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो भी हम मे बी कल डिस्कस कर सकते हैं। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन सिस्टम डिजाइन। किस चीज का, सॉरी? कैप थ्योरम, कैप थ्योरम? कैप CAP, कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी एंड अच्छा, सही सही सही। ये था। रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, और वो अच्छा अब ना पहले हम बिफोर वी गो टू द अगर बिफोर वी गो टू द माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर से पहले हमारे पास एक होता है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। बेसिकली ना देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सिस्टम्स जो आर्किटेक्चर होते हैं ना, तो डेवलपर सिस्टम एक तो होता है इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, वो भी हम खैर कभी डिस्कस करेंगे। एक होता है मोनोलिथिक, एक होता है माइक्रो सर्विसेज। तो जो मोनोलिथिक होता है उसमें बेसिकली आपने अगर डेवलप किए होंगे अभी तक शायद सिस्टम, मोस्टली मे बी यू हैव डेवलप्ड मोनोलिथिक, क्योंकि यूजुअली स्मॉल कंपनीज में या जो स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं they are usually developing monolithic systems। उसकी भी मैं बताऊंगी कि what are the reasons for that, फिर के advantages क्या हैं। Basically microservices are usually developed by the very large teams, जहाँ पे टीम्स बहुत लार्ज होती हैं। जब कंपनी बहुत बिग होती है, उसको बहुत ज्यादा स्केलेबिलिटी की, अपने सिस्टम्स को स्केल करने की जरूरत पड़ती है, वहाँ पे माइक्रो सर्विसेज हेल्प। बट स्मॉल बिजनेसेस के लिए मोनोलिथिक आर्किटेक्चर इज स्टिल अ बेटर वन, जहाँ पे टीम्स आपकी स्मॉल हो। तो बेसिकली मोनोलिथिक में ना आपके पास जो सिस्टम है उसमें आपके जो भी लाइक अगर आपके पास एक सिस्टम है ना ऑर्डर का, लाइक कोई फॉर एग्जांपल ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट है आपकी, ठीक है, और उसको अगर आपने मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे डेवलप किया होगा तो फॉर एग्जांपल उसमें आपका ऑर्डर का फंक्शन, ऑर्डर का मॉड्यूल होगा, शिपमेंट का मॉड्यूल होगा, और मतलब इस तरह की कार्ट वटेवर जो भी इसमें आपकी मॉड्यूल्स वगैरह होंगे ना, ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल होगा, वो सारे आपके ना एक ही कोड बेस के अंदर डेवलप हुए होंगे। तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में ना आपकी जितनी भी फंक्शनैलिटी होती है ओवरऑल आपकी पूरी वेबसाइट की, दैट इज डेवलप्ड इनसाइड अ सिंगल कोड बेस। उसमें आपके पास ये नहीं होता कि आपने हर फंक्शन को सेपरेट सेपरेट कोड बेसिस में रखा हुआ है, तो वो एक ही टीम फॉर एग्जांपल पूरे के पूरे सिस्टम को मेंटेन कर रही होती है। फॉर एग्जांपल देयर इज अ फ्रंट एंड पार्ट, देयर इज अ बैक एंड पार्ट, देयर इज अ डेटाबेस, देयर इज ओनली वन डेटाबेस। सो हियर यू कैन सी कि यहाँ पे आपके पास एक यूजर इंटरफेस है विच इज योर फ्रंट एंड, फिर एप्लीकेशन लॉजिक विच इज योर बैक एंड, मिडलवेयर बाद में भी डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मिडलवेयर, फिर आपका डेटाबेस। तो ये आपकी ना एक सिंगल ही एप्लीकेशन की सारी लॉजिक जो है ना वो एक ही कोड बेस के अंदर पड़ी हुई है। मतलब जो यूजर इंटरफेस हो सकता है आपका फ्रंट एंड एक सेपरेट कोड बेस पे पड़ा हो, लेकिन ओवरऑल आपकी बैक एंड लॉजिक एवरीथिंग इज इन, मतलब ओवरऑल आपकी सारी बैक एंड लॉजिक जो है वो, और फ्रंट एंड की जितनी भी फ्रंट एंड लॉजिक है ओवरऑल पूरा फ्रंट एंड जो आपका है दैट इज इन वन कोड बेस। तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में ना अब इसका नुकसान क्या होता है कि आपने अगर अपनी मतलब स्मॉल बिजनेसेस के लिए तो ठीक है कि एक कंपनी है या एक टीम है आपके पास, और तो ऑब्वियसली अगर आपके पास टीम ही है क्या, उसको एक ही स्पेसिफिक फॉर एग्जांपल टीम में 3-4 लोग हैं जिनको सिर्फ पाइथन आती है या कुछ भी, तो दे विल बी प्रेफरिंग कि भाई हमारे पास लोग बहुत कम है, हमारी जो एप्लीकेशन है उसके उसकी स्केलेबिलिटी इतनी मतलब जरूरी नहीं है, तो दे विल डिसाइड कि वी विल गो विद मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, क्योंकि वो उनके लिए हैंडल करना इजी होगा। बिसाइड्स अगर वो आपके माइक्रो सर्विसेज पे जाए, माइक्रो सर्विस पे भी देखते हैं कि वो बेसिकली होती क्या है। तो इसलिए आपकी स्मॉल टीम्स के हिसाब से मोनोलिथिक जो है ना वो हैंडल करना उसको ज़्यादा आसान होता है, डेवलपमेंट उसकी ज़्यादा इजी होती है। लेकिन वैसे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका बिजनेस ग्रो करता जाता है तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। फॉर एग्जांपल नए मॉड्यूल्स आपके सिस्टम में आते जाते हैं। फॉर एग्जांपल शॉपिंग वेबसाइट की एग्जांपल ले लें, उसके अंदर या नेटफ्लिक्स की बात कर लें, कोई बिग जो है हमारे पास अवेलेबल, शुरू में आपने स्मॉल फंक्शनैलिटीज जो है ना अपने यूजर्स को प्रोवाइड की, फिर आपके यूजर्स बढ़ते गए, आपका बिजनेस ग्रो करता गया, आपकी फंक्शनैलिटीज इंक्रीज होती जाएंगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो है ना कोड बेस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। देयर कैन बी मिलियंस बिलियंस लाइंस ऑफ कोड इन वन कोड बेस, तो उसको हैंडल करना उसने कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर को जो है ना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस टाइम पे फिर आपके लिए माइक्रो सर्विसेज जो है ना वो ज्यादा हेल्पफुल होती हैं कि यू कैन स्प्लिट योर
monolithic architecture or single code base into multiple small applications. आप उसको ये कह सकते हैं कि आपने ऑर्डर, जैसे ऑर्डर बुकिंग है, उसके अंदर आपने ऑर्डर्स जो है वो ऑर्डर बुकिंग जो करनी है वो आप एक सेपरेट एप्लीकेशन या सेपरेट सर्विस उसको बना सकते हैं। फिर आपकी शिपमेंट जो है आप उसको एक सेपरेट सर्विस बना सकते हैं, इंस्टेड के आप दोनों को एक ही या आपके जितने भी मॉड्यूल्स हैं, ऑथेंटिकेशन का मॉड्यूल है, उसको आप एक सेपरेट सर्विस बना सकते हैं। तो ओवरऑल जितनी भी आपकी एप्लीकेशन है, यू कैन स्प्लिट इट इनटू डिफरेंट इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स, और वो आपकी फिर माइक्रो सर्विसेज बन जाती हैं। और इससे फिर ये होता है कि आपको जो स्केल करना भी काफी आसान होता है अपने सिस्टम को। इंडिपेंडेंट, एक तो मॉड्यूल्स इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर आपके पास मोनोलिथिक सिस्टम ही होता एंड यू माइट नीड टू चेंज समथिंग इन सम मॉड्यूल, तो आपको क्या करना पड़ता है कि आप अपने कोड बेस में जाते चेंज करते उस चीज को, और पूरी की पूरी फुल एप्लीकेशन आपको दोबारा डिप्लॉय करनी पड़ती। तो उसकी वजह से काफी कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं, बग्स भी आपके ज्यादा आ सकते हैं, टाइम भी ज्यादा लगता है डिप्लॉयमेंट पे, क्योंकि आपकी एक चेंज करने से देर के भी मल्टीपल डिपेंडेंसीज। फॉर एग्जांपल आपने एक कोड में एक जगह पे चेंज की, उसकी वजह से कहीं और पे ब्रेक हो गया कोड, तो उसकी वजह से ना जो आपका काफी कपल्ड जो आर्किटेक्चर, मोनोलिथिक कपल्ड आर्किटेक्चर बन जाता है, जिसकी वजह से मुश्किल हो जाता है आपके ओवरऑल सिस्टम को हैंडल करना या उसको स्केल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए इसको भी आप वैसे कर सकते हैं, इस कॉम्प्लेक्सिटी को भी यू कैन रिड्यूस। उसके लिए जो एक पैटर्न होता है कि आप इंटरफेसेस, सेपरेट इंटरफेसेस बना लें मोनोलिथिक में ना। अगर आप शुरू में स्टार्टअप है ना, एंड यू माइट नॉट यू डू नॉट नो कि आप, और यू नो कि शायद इन फ्यूचर जो है आपका बिजनेस ग्रो कर जाएगा या आपकी एप्लीकेशन बहुत बिग हो जाएगी, तो आप इनिशियली बेशक मोनोलिथिक के साथ जाएं, लेकिन आप अपने जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसको, डिजाइन पैटर्न्स को यूज करते हुए ना, अपनी जो कोड बेस है उसको इंटरफेसेस की बेसिस पे डेवलप करने, लाइक आपने इसमें मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हमारे पास जो कंपनी में आर्किटेक्चर है उसमें हमारे पास 3 रिपोजिटरीज पड़ी हुई हैं। हमने एक अपनी जो बैकएंड की लॉजिक है वो सारी एक में रखी हुई है, एक फ्रंट एंड की अलग रखी हुई है, और एक जो टेस्ट केसेस की रिपोजिटरीज हैं वो अलग हैं। तो जब हम गिट पुल करते हैं ना तो वो तीनों मॉड्यूल्स पुल कर देता है, सारा उधर से लेता है। लेकिन जब हम पुश करते हैं ना कोड, तो वो अगर टेस्ट वाला बंदा पुश कर रहा है तो वो टेस्ट वाली रिपोजिटरी में उसका कमिट जाएगा। अगर दूसरा हम लोग बैकएंड वाला कर रहे हैं तो हमारा उधर जाएगा। तो ये मतलब जो हमारा आर्किटेक्चर है ये माइक्रो सर्विसेज में आएगा या मोनोलिथ में आएगा? नहीं जो नहीं नहीं, ये मॉड्यूल आपका, वाली जी। क्योंकि आपकी सारी की सारी मोनोलिथिक होगा ना आपका, क्योंकि लाइक आपकी सारी जितनी भी ओवरऑल पूरी की पूरी एप्लीकेशन के जितने भी मॉड्यूल्स हैं, दीज आर इन सिंगल बैकएंड में। फ्रंट एंड तो एक सेपरेट चीज हो गई ना, फ्रंट एंड को तो हम माइक्रो सर्विस कह नहीं सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली फ्रंट एंड को वी कैन डिप्लॉय एज अ सेपरेट सर्विस माइक्रो सर्विसेज में। लेकिन वैसे आप अगर बैकएंड की बात करें, तो अगर आपके मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं और वो सारे के सारे मॉड्यूल एक ही कोड बेस में हैंडल हो रहे हैं, तो फिर इट विल बी योर मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। ठीक है। अच्छा, तो मोनोलिथिक वो भी नहीं, लाइक जो पुरानी लैंग्वेज में लिखा हुआ है और उसका पुराना मतलब वो है वर्जन लैंग्वेज का, और ये वो, तो आपने अब नए उनके साथ इंटीग्रेट करना है, तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है वो। नहीं, मोनोलिथिक में बेसिकली वो होता है कि आपने ना, फॉर एग्जांपल एक ही लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल आपने सी शार्प लैंग्वेज के थ्रू एक पूरी की पूरी वेबसाइट डेवलप की हुई है और उसका सारा कोड बेस एक ही जगह पे, मतलब जरूरी नहीं है कि आपकी मोनोलिथिक में तो ऑब्वियसली अगर आपने पूरा का पूरा एक ही कोड बेस आपका सिंपल एक ही है ना, तो आपने ऑब्वियसली उसके अंदर लैंग्वेज अपनी एक स्पेसिफिक यूज की हुई होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने सी शार्प या डॉट नेट के अंदर एक पूरी पूरी वेबसाइट डेवलप की हुई है, एंड नाउ यू वांट टू ब्रेक इट इनटू माइक्रो सर्विसेज, तो यू विल हैव टू रीराइट योर होल सिस्टम इन सेपरेट सर्विसेज। अगर आपका मोनोलिथिक का जो वो है डेवलपमेंट, वो बेस्ट डिजाइन पैटर्न्स को यूज करते हुए नहीं की हुई। वैसे आप, अगर आपने अच्छे डिजाइन पैटर्न को यूज किया हुआ है, अपने इंटरफेसेस के थ्रू अपने मॉड्यूल्स को डेवलप किया हुआ है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में भी, तो उस केस में माइक्रो सर्विसेज पे माइग्रेट करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता। लेकिन अगर आपने अपने सिस्टम को बिल्कुल एक विदाउट यूजिंग एनी पैटर्न्स, एनी डिजाइन पैटर्न आपने डेवलप किया हुआ है मोनोलिथिक सिस्टम को, तो फिर आपको मतलब स्क्रैच से ही अपनी माइक्रो मैम सर्विसेज ये को ये डेवलप मतलब करनी। ये है कि आपका जो लाइक फॉर एग्जांपल अलग अलग आपके कोड में जो क्लासेस हैं, जो अलग अलग उसके मॉड्यूल्स हैं, उनको आपने अलग अलग कंपाइल करवा के आप उनको कर रहे हैं, और उनको एपीएस के थ्रू आप उनको कम्युनिकेट करवा रहे हैं, तो ये माइक्रो सर्विस हो गया। ये अच्छा, आपके ना अगर, हाँ, ये चीज है कि अगर आपकी
सेपरेट एपीआई है हर एक, जैसे ऑर्डर से रिलेटेड एक एपीआई सेपरेट आपने बनाई हुई है, चाहे वो आपने किसी भी लैंग्वेज में रखी हुई है, और एक और आपकी दूसरी शिपमेंट की एपीआई है, वो भी आपने एज एन एपीआई एक्सपोज करके उस एप्लीकेशन को, चाहे फॉर एग्जांपल वो आपने जेंगो में डेवलप की हुई है, एक आपने स्प्रिंग बूट में डेवलप की हुई है। तो अब ये बिल्कुल आपकी सेपरेट इंडिपेंडेंट सिस्टम्स हो गए, राइट? सेपरेट इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन, स्मॉल एप्लीकेशन आप उसको कह सकते हैं, ऑल्दो डिपेंड कर रही हैं कि ऑर्डर और शिपमेंट विल बी डिपेंडिंग ऑन देयर स्टेट्स, कि ऑर्डर अगर बुक होगा तो शिपमेंट आगे जाएगी। तो उसकी वजह से आप ये तो कहते हैं कि आपकी शिपमेंट की सर्विस जो है दैट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ योर ऑर्डर सर्विस, इन द सेंस कि आपने उसके अंदर कोई भी चेंज करनी है तो यू विल नॉट नीड टू चेंज एनीथिंग इन योर ऑर्डर। अगर फॉर एग्जांपल शिपमेंट की आपकी सर्विस डाउन भी हो जाती है तो ऑर्डर की सर्विस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपको शिपमेंट की सर्विस में कुछ चेंज करना है, कोई न्यू फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, कुछ अपडेट करना है, तो यू विल नॉट नीड टू डू एनीथिंग ऑन योर ऑर्डर। ऑर्डर को आपको रिप्लाई करना है। मेरा एक क्वेश्चन है, जो आपने इसमें बताया कि जो माइक्रो सर्विसेज है वो जो सॉरी मोनोलिथिक है वो स्टार्टअप्स में ज़्यादा यूज़ होता है। वो जिस तरह बड़ी कंपनी, जिस तरह स्टैक ओवरफ्लो है वो पूरा मोनोलिथिक है, तो वो तो बहुत सक्सेसफुल भी है। तो अगर उधर कोई चेंजेस वगैरह बंदा उसमें ब्रेक कर ले तो वो फिर अगर वो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है तो हमें फिर रोज़ ये क्यों नहीं नजर आता कि स्टैक ओवरफ्लो डाउन हुआ हुआ है? अगर तो वो ब्रेक हो रही है चेंजेस मोनोलिथिक में, तो वो तो फिर उसको रोज डाउन होना चाहिए। इट डिपेंड्स कि हाउ वेल यू हैव मैनेज्ड योर मोनोलिथिक में भी है, जैसे मैंने बात की थी ना कि ऐसे नहीं कि आपने मोनोलिथिक आर्किटेक्चर जैसे मर्जी दिल किया आपने डेवलप कर लिया, जिधर मर्जी मॉड्यूल्स लिख दिए। अगर आपने उसको बड़े वेल डिफाइंड वे में डेवलप किया हुआ है ना, तो फिर ऑब्वियसली मोनोलिथिक इज ऑल्सो ए गुड ऑप्शन। लेकिन उसमें मसला ये कि हो सकता है कि वो वर्टिकल, मतलब अगर जैसे जैसे उनकी रिक्वेस्ट बढ़ती हैं, बिकॉज स्टैक ओवरफ्लो पे तो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आती है ना डेली बेसिस पर, तो आई एम नॉट श्योर कि वो बैकएंड पे कैसे हैंडल करते होंगे वो, क्या अपनी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड तो उनका है नहीं सिस्टम होगा फिर अगर मोनोलिथिक होगा तो मे बी वो वर्टिकल स्केलिंग करते हो, या मे बी उनके पास टीम्स बहुत ज्यादा हो जो एक सेपरेट, मतलब अगर उन्होंने मॉड्यूल्स को इंटरफेसेस की बेसिस पे भी डेवलप किया हुआ है तो हर टीम उस इंटरफेस को सेपरेट हैंडल करती हो। आई एम नॉट श्योर, लेकिन अगर आपने मोनोलिथिक को बहुत अच्छे वे में डिफाइन किया हुआ है ना, तो फिर इट इज नॉट डिफिकल्ट टू मैनेज इट। सॉरी, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू, कि आप इतनी मुश्किल नहीं होता कि ब्रेक हो जाए आपकी चेंजेस ना इतनी जल्दी। स्टिल इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी। फिर भी अगर आपका स्केल बहुत ज्यादा बढ़ गया ना, आई वुड स्टिल से कि मोनोलिथिक एक ना एक टाइम पे आके आपके लिए कॉम्प्लेक्स, उनके लिए होता होगा, उनके लिए मुश्किल होती होगी ऑब्वियसली, बट वो हैंडल करते हैं। माइक्रो सर्विसेज और मोनोलिथिक में एक्सपेंसिव ज्यादा कौन सा पड़ता है कंपनीज को? अच्छा, मोनोलिथिक इज नॉट एक्सपेंसिव स्मॉल स्टार्टअप्स के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप स्मॉल पे है ना, जैसे अगर आपकी वेबसाइट इज नॉट दैट बिग, आपकी एप्लीकेशन इतनी ज्यादा बिग नहीं है, उसको इतनी स्केलेबिलिटी की जरूरत नहीं है, तो उस केस में तो मोनोलिथिक इज अ गुड वन टू गो। उसमें कॉस्ट आपकी कम पड़ेगी, क्योंकि आपको जो है सबसे पहली चीज तो यह है कि आप एक ही टीम पूरी की पूरी वेबसाइट को हैंडल कर सकते हैं, आपको सेपरेट सेपरेट टीम सारे मॉड्यूल के लिए जो है ना वो हायर करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। और सेकेंडली, क्योंकि अब आपको एक तो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती इतनी, जब आपकी वेबसाइट स्मॉल है उसको स्केल करने की जरूरत नहीं है, तो अगर आप माइक्रो सर्विसेज पे जाएंगे तो यू विल हैव टू हैंडल योर इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल, विच इज अगेन अ पेन। तो इन दैट सेंस जो इसमें है ना मैम जो मोनोलिथिक। हमारा ये 10 PM का सेशन होगा, इसमें हम ये प्रैक्टिकलिटीज देख सकते हैं टाइम हो अगर हमारे पास किसी सेशन में, 10 PM के सेशन में अगर हम लोग यहाँ, क्योंकि जी, आपने तो की होंगी प्रैक्टिकल। ना मतलब, तो आप अगर थोड़ा हमें वो डेमो शेमो दे दें इसका। अच्छा, मैं अपने ऑफिस का तो कोई दिखा नहीं सकती, दैट इज कॉन्फिडेंशियल, लेकिन जैसे गिटहब के ऊपर अवेलेबल होते हैं चीजें तो वहां से आई कैन शो द डेमोस। ओके मैम। ठीक है, तो अब ये मोनोलिथिक था, लेट्स जस्ट मूव टू दैट माइक्रो सर्विसेज पार्ट। तो मैम यहाँ ये पे यू कैन सी। जी जी। मिडलवेयर क्या होगा? अच्छा, मिडलवेयर जो है ना आपका एक होता है, लाइक आपकी ना एक तो बैकएंड लेयर होती है, ठीक है, एक फ्रंट एंड लेयर होती है, एक बैक एंड लेयर होती है। फ्रंट एंड लेयर से लेट्स सपोज आपके पास एक क्लाइंट साइड से आपके पास कुछ रिक्वेस्ट आई, और अगर आपने बैकएंड पे अगर आप चाहें ना, तो फॉर एग्जांपल आपने कोई रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करना है, ठीक है, तो अगर आप उसको मिडलवेयर बीच में ना यूज करें, आप डायरेक्टली बैकएंड पे जाएं और कहें बैकएंड पे मैंने सारी लॉजिक ऑथेंटिकेशन की हैंडल की हुई है, तो फिर ये व्हाट यू विल नीड टू डू के फॉर एवरी सिंगल रिक्वेस्ट यू विल हैव टू हैंडल दैट
रिक्वेस्ट जो ऑथेंटिकेशन है, यू विल हैव टू हैंडल दैट ऑन योर बैकएंड सर्वर। तो मिडलवेयर यहाँ पे ना आपको हेल्प करता है कि आपकी कोई भी रिक्वेस्ट आएंगी ना, तो वो अगर ऑथेंटिकेटेड होंगी, पहले वो मिडलवेयर उसको खुद ऑथेंटिकेट करेगा, और वो ऑथेंटिकेट होंगी तो वो फिर उस रिक्वेस्ट को आगे बैकएंड पे भेज देगा, और अब बैकएंड को देखने की जरूरत नहीं है कि ये ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट है या नहीं, कि इट नोट्स के मिडलवेयर ने उसको एक ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट ही उसके पास भेजी है। अगर वो जो रिक्वेस्ट है वो ऑथेंटिकेटेड नहीं होती, तो फिर जो आपका मिडलवेयर इट विल रिटर्न बैक द रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट, और वो आपको वापस उस पर सेंड नहीं करेगा बैकएंड सर्वर पे, मतलब बैकएंड सर्वर पे ना लोड नहीं करेगा। एक तो इसमें ये फायदा होता है, ठीक है। सेकेंडली इसमें आपको ये होता है कि आपकी ना अगर रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आ रही हैं, या फिर आपकी रिक्वेस्ट जो है वो उनको वैलिडेट करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई यूजर बैड रिक्वेस्ट भेज देता है, तो इंस्टेड कि आप उसको पहले बैकएंड सर्वर पे भेजें प्रोसेसिंग के लिए, फिर अगेन बैकएंड सर्वर के ऊपर एक जो है वो लोड आ जाता है, और वहां पे अगर आपने बैकएंड सर्वर पे ये चीज हैंडल की है, तो यू विल हैव टू हैंडल इट इन एवरी सिंगल ऑफ योर एपीआईज, कि हर एपीआई के ऊपर आप जो है ना वो वैलिडेशन लॉजिक यूज करते हैं। लेकिन अगर आप मिडलवेयर पे आए, तो मिडलवेयर के ऊपर यू विल हैव टू, एक आपकी वैलिडेशन लॉजिक जो सारी है ना वो मिडलवेयर हैंडल कर रहा होगा। तो अगर कोई बैड रिक्वेस्ट भी आती है, so middleware will check if this is a good request to forward to your backend system, तो वो भी आपको middleware हेल्प कर देता है कि उससे backend के ऊपर आपका ना लोड कम पड़ जाता है। इसके अलावा इसके थ्रू यू कैन डू रेट लिमिटिंग। तो रेट लिमिटिंग में मतलब अगर आपके पास DDoS अटैक कोई करना चाह रहा है आपके सर्वर के ऊपर, तो अगर आपने मिडलवेयर नहीं बीच में डिफाइन किया होगा, तो आपका बैकएंड सर्वर जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो उससे इस वजह से हम मिडलवेयर इज सेपरेट सर्वर, तो यूजर विल, जब कोई यूजर अगर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट पर मिनट भेज रहा है आपकी मिडलवेयर पर, तो मिडलवेयर वहीं से ही रिक्वेस्ट को जो है ना इनवैलिडेट कर देगा अगर रेट लिमिट से वो एक्सीड कर जाता है। तो आपकी वो जो है ना अटैक जो रिक्वेस्ट हैं एक लिमिट से ज्यादा, वो आपके बैकएंड पे नहीं जाएंगी, अगेन आपके बैकएंड पे लोड कम पड़ेगा। तो दिस कैन बी काइंड ऑफ कि आपको अगर कोई बहुत जैसे जेनेरिक चीजें होती हैं ना, लॉगिंग हो गई आपकी, आपकी वैलिडेशन हो गई, ऑथेंटिकेशन हो गई, इस तरह की जो बिल्कुल जेनेरिक चीजें होती हैं, यू कैन हैंडल ऑल ऑफ दोस थिंग्स ऑन योर मिडलवेयर साइड, इंस्टेड कि आप उसको बैकएंड की लेयर के ऊपर वो करें। मतलब ये हम सर्वर ये AWS माइक्रो सर्विसेज में आएगा, AWS जो होता है। AWS माइक्रो सर्विसेज में इन व्हाट सेंस? हम AWS में हम वो सेपरेटली नहीं करते डिप्लॉय सारी चीजें जो क्लाउड है उसमें। इट डिपेंड्स, क्योंकि हो सकता है आपने AWS पे जो EC2 एज अ VM आपने यूज किया है, तो लाइक इट डिपेंड्स कि आप हाउ यू आर यूजिंग AWS, आप उसको माइक्रो सर्विस नहीं कह सकते। यू आर सेइंग कि AWS माइक्रो सर्विसेज पे डेवलप हुआ है, या यू आर सेइंग कि AWS itself is फॉर माइक्रो सर्विसेज? AWS itself माइक्रो सर्विस है नहीं। इटसेल्फ माइक्रो सर्विस तो नहीं इसको हम कह सकते, हाँ उन्होंने बैकएंड पे उसको हो सकता है, अब आई डोंट नो, बट आई थिंक जितना बिग वो है उन्होंने उसको माइक्रो सर्विस पैटर्न पे ही डेवलप किया होगा, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल देयर, जैसे डेटाबेस का एक सेपरेट बिल्कुल वो है, ऑल्दो वो आपको एक ही इंटरफेस के ऊपर सारा कुछ दिखाई देता है, मतलब एक ही इंटरफेस से यू कैन एक्सेस अ लॉट ऑफ सर्विसेज। लेकिन अगेन उसमें जरूरी नहीं है कि हर सर्विस इज अ सेपरेट सिंगल माइक्रो सर्विस, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी, हो सकता है वो सिंगल माइक्रो सर्विस भी मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज पे डेवलप की गई हो। तो आप उसको माइक्रो सर्विस, तो आई नॉट श्योर उसको आप कह सकते हैं, दैट इज काइंड ऑफ ये सर्विसेज फॉर योर क्लाइंट, राइट। माइक्रो सर्विस जो है इट इज अ पैटर्न, आप इसको ये नहीं कह सकते कि आपके पास जैसे AWS के ऊपर EC2 इज अ माइक्रो सर्विस and then you say कि S3 is a microservice. No, that is a separate thing. वो आपको एक कस्टमर के लिए कुछ सर्विसेज AWS आपको प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज अ सेपरेट थिंग। लेकिन एक जो एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए उसके पीछे आपने आर्किटेक्चर क्या यूज किया, दैट इज कॉल्ड माइक्रो सर्विसेज। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन। जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स होते हैं ये भी माइक्रो सर्विसेज के अंदर ही आते हैं। यस, यू कैन से कि दीज आर ऑन, क्योंकि इस केस में आपने अपनी ओवरऑल सिंगल एप्लीकेशन को मल्टीपल सर्विसेज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो
you can say कि yes, your distributed systems are developed based on microservices architecture. ठीक है। और सेकेंडली उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में एक ये भी चीज होती है कि आपके जो रिसोर्सेज होते हैं ना, दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन मल्टीपल सर्वर्स। मतलब तो उसमें आपके पास तो उस केस में फिर बैकएंड पे ऑब्वियसली माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर ही इज हेल्पफुल टू डेवलप योर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। अगर आपने उसको मोनोलिथिक पे किया हुआ तो देन दैट विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर यू टू मेक डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, आगे हम इसके क्विकली मूव कर जाते हैं। जैसे यहाँ पे उसमें इट्स जस्ट सॉरी जू ब्लॉक ओरिजिन कर दें, उसमें एड्स नहीं आते। किससे एक्सटेंशन है? हाँ, वो फायरफॉक्स में भी है, क्रोम का नहीं मुझे पता। तो फायरफॉक्स में यू ब्लॉक ओरिजिन इंस्टॉल कर देना, तो उसके बाद ये यूट्यूब के एड्स नहीं आते। सही। अच्छा, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में ना आपके पास एक तो आपने ये कर दिया कि आप अपनी मोनोलिथिक एप्लीकेशन की तरह ने इसको डेवलप किया। आपने हर एक सेपरेट मॉड्यूल को एज अ सेपरेट सर्विस डिप्लॉय कर दिया या डेवलप कर लिया। जैसे ऑर्डर बुकिंग को एक सेपरेट सर्विस आपने रख दिया, आपने शिपमेंट को एज अ सेपरेट सर्विस रख दिया, कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड चीजें हैं उसको आपने सेपरेट सर्विस डेवलप कर लिया। तो ये तो आपकी हो गई सेपरेट सर्विसेज। लेकिन अब क्योंकि इनको आपस में कम्युनिकेट तो करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक जगह ऑर्डर बुक करवाया है, अब उस ऑर्डर को बुक करके आगे शिपमेंट आपने किस तरह से भेजनी है, तो वो जब तक ऑर्डर आपको बताएगा नहीं कि ये ऑर्डर हो गया है, जब तक ऑर्डर वाली माइक्रो सर्विस आपको नहीं बताएगी कि ये ऑर्डर बुक हो गया है मेरे पास, अब इसको आगे शिपमेंट जो है ना, इसकी शिपमेंट जनरेट करो, तो तब तक शिपमेंट सर्विस को नहीं पता चलेगा कि मुझे शिपमेंट क्रिएट करनी है। तो ऑब्वियसली यू हैव टू कम्युनिकेट दीज माइक्रो सर्विसेज टुगेदर। उसको कम्युनिकेट करने के लिए यू हैव मल्टीपल वेज टू कम्युनिकेट। एक तो आप ये कर सकते हैं कि आप रेस्ट एपीआई को यूज कर सकते हैं। रेस्ट एपीआई से क्या होगा कि आपने हर एक जो माइक्रो सर्विस है ना, उसको आपने एज अ रेस्ट एपीआई एक्सपोज कर दिया, और यूजिंग दोस रेस्ट एपीआईज यू कैन जस्ट send the post get put requests to your other microservice। फॉर एग्जांपल आपने ऑर्डर बुकिंग के अंदर आपने एक ऑर्डर क्रिएट किया, और अब ऑर्डर ने जो है शिपमेंट के ऊपर एक पोस्ट की रेस्ट रिक्वेस्ट भेज दी। मतलब जो रेस्ट एपीआई शिपमेंट की थी उसके ऊपर ऑर्डर बुकिंग की जो ऑर्डर की सर्विस थी उसने उसको एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेज दी। दिस इज अ वन वे ऑफ योर ऑफ कम्युनिकेटिंग टू योर माइक्रो सर्विसेज। मे बी आप लोगों ने ये वे शायद यूज भी किया हो, पॉसिबली। लाइक मैंने अपनी पिछली कंपनी में वी वर यूजिंग दिस अप्रोच टू कम्युनिकेट अवर माइक्रो सर्विसेज। दूसरा वे आपका होता है कि आपके पास मैसेज क्यूज में बेसिकली आपके पास एक क्यू ऑफ मैसेजेस होती है, जिसके अंदर आपके पास मैसेजेस जो हैं क्यू के अंदर आपके पास इवेंट्स आते रहते हैं। मतलब एक प्रोड्यूसर होता है जो कि मैसेजेस को जनरेट करता है, विच विल बी फॉर एग्जांपल योर ऑर्डर बुकिंग सर्विस, विच इज मतलब ऑर्डर बुकिंग सर्विस पे एक ऑर्डर जनरेट हुआ जिसने एक मैसेज क्यू के ऊपर एक मैसेज भेज दिया कि ये जो है ना क्यू के अंदर इस इवेंट को रख दो, विच विल बी देन कंज्यूम्ड बाय आवर शिपमेंट सर्विस। तो उससे क्या होता है कि आपकी ऑर्डर बुकिंग जो है दैट विल बिकम योर प्रोड्यूसर, विच विल प्रोड्यूस द मैसेज एंड पुट इट इन योर मैसेज क्यू, और फिर मैसेज क्यू से उस इवेंट को कंज्यूम कर सकता है आपका शिपमेंट की जो सर्विस है। तो उस केस में शिपमेंट सर्विस विल बी कॉल्ड योर कंज्यूमर। तो दिस इज योर अदर वे। और इसके अलावा फिर सर्विस डिस्कवरी है और ऑर्केस्ट्रेशन है। सर्विस डिस्कवरी को बाद में डिस्कस करेंगे, इट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम दीज थिंग्स। और ऑर्केस्ट्रेशन को भी हम ऑर्केस्ट्रेशन में आपको एक लाइक यू कैन से कि एक ऑर्डर में आपने किस तरह से कम्युनिकेट करवाना है अपनी माइक्रो सर्विसेज को। तो वी कैन लुक एट दीज टू सेपरेटली। मतलब ये इनमें से ज्यादातर जो यूज है, मोस्ट कॉमन यूज तो आप रेस्ट एपीआईज यूज होती हैं, मैसेज क्यूज वगैरह यूज हो रही होती हैं। तो दीज आर मैम द हम लोग मोस्ट। वो रैबिट एमक्यू यूज करते हैं, और मैं तो नहीं काफका, करता, लेकिन सीनियर लोग यूज करते हैं। तो बाकी मुझे यूज करनी आती नहीं है, लेकिन कंपनी में यही यूज होती है। सही।
रेस्ट एपीआई मैंने बता दिया था कि आप रेस्ट एपीआई के थ्रू कम्युनिकेट करें। इसका भी मैंने बता दिया कि एक प्रोड्यूसर है, उसने मैसेज भेजा, मैसेज ब्रोकर के कंज्यूमर्स ने। और मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपकी कंज्यूमर्स जो है वो एक ही कंज्यूमर हो सकता है कि आपने ऑर्डर बुकिंग की एक जो मैसेज भेजा था, इट कैन बी कंज्यूम्ड बाय द शिपमेंट सर्विस, इट कैन बी कंज्यूम्ड बाय सम अदर सर्विस, कोई मे बी फाइनेंशियल की कोई सर्विस होगी, जिसमें आपने फाइनेंस की या ट्रांजेक्शन्स की जिसके अंदर आपने अपडेट करनी हो उसकी, या प्राइसिंग की सर्विस हो सकती है, यू माइट नीड टू अपडेट द प्राइसिंग फॉर एन ऑर्डर एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो ज़रूरी नहीं है कि एक मैसेज को एक ही शिपमेंट या एक ही सर्विस जो है वो कंज्यूम करेगी। मल्टीपल सर्विस कैन कंज्यूम अ सिंगल मैसेज। सिमिलरली मल्टीपल प्रोड्यूसर्स कैन पुट द मैसेजेस इन योर मैसेज ब्रोकर। तो मैसेज ये जो ब्रोकर के भी काफ़ी ये जो मैसेज क्यूज में मैसेजेस भेजते हैं और ये जो लोग करते हैं ये काम, ये डेवऑप्स में आता है या ये डेवलपर की जॉब में होता है? नहीं नहीं, डेवलपमेंट में। अच्छा ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये थोड़ा सा बोरिंग सा है कि आपने सर्विस रजिस्ट्री कैसे करनी है। इसमें ना बेसिकली आपको ना तो मैसेज ब्रोकर्स की जरूरत पड़ती है, ना आपको HTTP या रेस्ट एपीआईज की जरूरत पड़ती है सर्विस डिस्कवरी में। इसमें क्या होता है कि हर सर्विस जो है ना उसके अंदर आपने एक रजिस्ट्री रजिस्टर की होती है सारी की सारी सर्विसेज। तो जब भी एक सर्विस को दूसरी सर्विस को कॉल करना पड़ता है तो वो सर्विस रजिस्ट्री के थ्रू सर्विस को डिस्कवर करता है और फिर उस सर्विस को कॉल भेज देता है। तो इसमें फिर आपको डायरेक्टली आपकी सर्विस के अंदर सर्विसेज रजिस्टर हुई होती हैं, एंड देन these services can discover those one service if one service need another service. फॉर एग्जांपल ऑर्डर की सर्विस को शिपमेंट की सर्विस चाहिए तो इट विल डिस्कवर दैट फ्रॉम सर्विस रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड हुई होगी आपकी सर्विस, और फिर वो उसको वहां से डिस्कवर करके तो इट कैन सेंड द रिक्वेस्ट टू और कम्युनिकेट टू दैट सर्विस। इसके अलावा फाइनली इज योर ऑर्केस्ट्रेशन। इसमें सिंपली आप जो है वो कर सकते हैं कि लाइक आपके पास मल्टीपल सर्विसेज हैं और उनको आपस में आपने कम्युनिकेट करवाना है। तो उनको कम्युनिकेशन के लिए यू कैन यूज एन ऑर्केस्ट्रेशन सर्विस जो आपको जो है वो प्रोवाइड करती है कम्युनिकेशन। मतलब उसमें खुद आपको हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ती कम्युनिकेशंस, बट यू कैन हैंडल दोस थ्रू एन ऑर्केस्ट्रेशन सर्विस लाइक क्यूबरनेटिस। तो क्यूबरनेटिस जो है वो आपको हेल्प करता है टू मैनेज योर माइक्रो सर्विसेज, टू मैम ये डिप्लॉय दो। कुबरनेटीज और डॉकर में डिफरेंस क्या है? मतलब ये एक बस कंपनी का डिफरेंस है कि गूगल कुबरनेटीज यूज करती है तो डॉकर किसी और की है? डॉकर इज अ सेपरेट थिंग। डॉकर जो है इट इज यूज्ड टू डिप्लॉय योर कंटेनर्स। लाइक अगर आपने एक सर्विस डेवलप की है, ठीक है, आपने उसको डिप्लॉय करना है, तो फॉर एग्जांपल आपने उसको एक कंटेनर डॉकर कंटेनर में डिप्लॉय कर दिया, तो डॉकर जो है ना वो आपको सिर्फ हेल्प करेगा कंटेनर्स या इमेजेस जनरेट करने में, ठीक है, कंटेनर्स को स्पिन अप करने में या फिर इमेजेस जनरेट करने में। लेकिन उसके अलावा अगर आपने उन कंटेनर्स को या उस सर्विस को, फॉर एग्जांपल आपको अवेलेबिलिटी चाहिए उस सर्विस की, अपने सर्विस को स्केल करना है, तो यू माइट नीड टू ऐड मोर रेप्लिकास टू दैट सर्विस। आप उसको हॉरिजॉन्टल स्केल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मुझे एक जो है ना एक, अगर मैं सिर्फ एक डॉकर कंटेनर वहां पे रखा हुआ है अपनी मतलब एक ऐप के लिए मेरे पास सिर्फ अभी एक डॉकर कंटेनर है। ऑर्डर की ही बात कर लेते हैं, जैसे ऑर्डर की सर्विस है, आपने उसका एक कंटेनर अपने पास डॉकर पे डिप्लॉय किया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल एक टाइम ऐसा आता है कि बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आपको जो है ना आना शुरू हो जाते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके उस कंटेनर सिंगल कंटेनर पे लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उस केस में यू वुड वांट कि आप उसको स्केल करें, तो यू वुड वांट मोर कॉपीज और मोर रेप्लिकास ऑफ योर कंटेनर, ताकि आपकी जो वो आ रही हैं सर्विसेज या जो रिक्वेस्ट आ रही हैं, दीज कैन बी सेंट टू दोस अदर न्यू स्पिन कंटेनर्स, ताकि जो करंट कंटेनर पे लोड था वो कम हो जाए, दूसरे कंटेनर्स पे से आप रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकें। ये मैम तो जो उस केस में माइक्रो सर्विसेज में डेवलपमेंट होती है ये डॉकर में हम लोग जब मतलब ये सारी रिमोटली होती है ना या लोकली हम पहले पुल करते हैं तो फिर डेवलपमेंट लोकली करते हैं फिर पुश कर देते हैं डॉकर में, इस तरह से होता है या कुछ और इसका मतलब प्रोसेस है?
Docker is a kind of, you can say कि it is इसको मैं किस तरह से कहूँ कि Docker जो है ना, it is thing that will मुझे भी माइंड में भी चीज नहीं आ रही वो टर्म कि इसको मैं क्या कहूँ, मतलब ये it can help you to create your images, to spin up your containers, ठीक है। और पुल और पुश करने वाली बात जो है दैट इज अ सेपरेट थिंग, मतलब इट कैन हेल्प यू टू पुल योर इमेजेस जो आपने जनरेट किए हैं, पुश ये जो क्रिएट किए हैं आपने डॉकर के इमेजेस, यू कैन पुश दोस टू योर डॉकर रजिस्ट्री, दैट इज कॉल्ड डॉकर रजिस्ट्री, जिसके ऊपर आप अपनी इमेजेस को पुश कर सकते हैं, मतलब स्टोर कर सकते हैं, या आप वहां से पुल मैम कर मेरा सकते हैं। मेरा ये क्वेश्चन है ना कि जिस तरह हमारी वेब एप्लीकेशन है तो उसकी हमारे पास डॉकर इमेज पड़ी है, तो हम वो पुल करते हैं ना, वो हमारे पास आ जाती है। तो मैं अब ये कह रहा हूँ कि अगर उसमें हम कोई चेंजेस करते हैं, हमने अगर कोई उसमें मतलब कोई उसका यूआई चेंज किया थोड़ा बहुत, तब उसको हम दोबारा से उस इमेज को पुश कर सकते हैं, तो वो चेंजेस उधर उसमें पुश हो जाएंगी इमेज में। यस एग्जैक्टली, अच्छा ठीक है। मतलब उसके लिए ऑब्वियसली यू विल हैव टू फर्स्ट पुल योर इमेज, उसके अंदर आपने चेंजेस किए, इसको दोबारा बिल्ड किए बगैर तो कुछ नहीं कर सकते ना, रीबिल्ड किया एंड देन पुश किया, तो फिर वो चेंजेस जो आपने उसके अंदर किए होंगी दोस विल बी पुश्ड टू योर डॉकर रजिस्ट्री, फिर आप वो अच्छा रिसेंट लेटेस्ट चेंजेस जो हैं यू कैन पुल दोस टू यूज। तो मैं ये बता रही थी कि डॉकर इज हेल्पफुल टू क्रिएट द कंटेनर्स और इमेजेस, बट क्यूबरनेटिस तब आपको हेल्पफुल करता है जब आपने स्केल करना हो अपनी एप्लीकेशन को, मतलब आपको मल्टीपल इंस्टेंसेस चाहिए अपने कंटेनर की, तो उस केस में कुबरनेटिस इज हेल्पफुल टू स्पिन अप मल्टीपल कंटेनर्स फॉर योर एप्लीकेशन बेस्ड ऑन योर लोड। फॉर एग्जांपल आपकी एप्लीकेशन अगर आपने हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एनेबल की हुई है और आपकी एप्लीकेशन पे लोड बढ़ जाता है, तो कुबरनेटिस जो है वो ऑटोमेटिकली, अब आपको खुद से नए कंटेनर स्पिन अप करने की जरूरत नहीं है, कुबरनेटिस जो है वो ऑटोमेटिकली नए कंटेनर्स बेस्ड ऑन योर लोड जो है वो स्पिन अप कर सकता है, और अगर फॉर एग्जांपल लोड कम हो जाता है तो इट कैन डिलीट दोस एज वेल। तो कुबरनेटिस इज काइंड ऑफ software which helps you to manage your deployments for scaling of your microservices and obviously other things। लेकिन डॉकर जो है, डॉकर आपको इस चीज में हेल्प नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कुबरनेटिस नहीं होता तो यू वुड हैव टू मैन्युअली, मतलब उस केस में आपको मैन्युअली ये सारी चीजें हैंडल करनी पड़ती कि जब भी लोड ज्यादा बढ़ रहा है तो मैं मैन्युअली जाऊं, नए कंटेनर्स को स्पिन अप करूं, और ये वो सारी चीजें। वर्जन का भी बहुत इशू आता है कि एक बंदे की लोकल मशीन पर चल रही हैं चीजें, तो वो फिर बाद में पता चलता है कि वो एक लाइब्रेरी का वो वर्जन यूज कर रहा था, हम कोई और यूज कर रहे थे, तो इस वजह से हमारा ब्रेक हो गया, उसका चल रहा है। तो मतलब डॉकर में ये फायदा होता है कि एक इमेज आती है सबके पास, एक ही वर्जन होता है लाइब्रेरी का, तो चीजें ब्रेक नहीं करती। Exactly. और सेकेंडली इसमें ना आपका ये भी है कि आपका जो है ना एनवायरनमेंट, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास जो एनवायरनमेंट है इट इज डिफरेंट। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इवन मैक का एनवायरनमेंट, मैक की मशीन भी है, और अगर मैंने उसको डेवलप किया है मैक के ऊपर ही किसी और वर्जन पे, फॉर एग्जांपल या विंडोज 10 के ऊपर मैंने एक एप्लीकेशन डेवलप की और अब मुझे उसको विंडोज 8 पे चलाना है, तो वो भी इश्यूज आते हैं आपके जो है ना उस आर्किटेक्चर में जिसमें आपने डॉकर्स ना यूज किया हुआ। तो उस सेंस में डॉकर इज वेरी हेल्पफुल कि आपके पास इमेज जो आ रहा है उसका आर्किटेक्चर भी बिल्कुल जैसे ARM64 AMD64 आपके आर्किटेक्चर्स होते हैं, x86 x64, तो वो आर्किटेक्चर भी सेम है, मतलब वो आपका एनवायरनमेंट एग्जैक्टली सेम है जिसके अंदर आपके पास कोड चल रहा है, तो कभी इस तरह के इश्यूज, प्लेटफॉर्म रिलेटेड इश्यूज भी आपको फेस नहीं करने पड़ते इसमें। अच्छा, आई थिंक वी हैड इनफ डिस्कशन फॉर टुडे। कोई और क्वेश्चंस हैं किसी के तो प्लीज आस्क, अदरवाइज वी कैन एंड द सेशन। मैम ये सेशन पर मंडे से होगा, वीकेंड पे तो नहीं होगा? ये वीकेंड पे भी होगा ये 11 से 12? आई थिंक इट विल बी फ्रॉम मंडे, आई डोंट थिंक ये वीकेंड पे है। ठीक है। Okay, thank you everyone for participating. Or although microservices is a very broad
टॉपिक, तो इतनी छोटी सी उसमें हम इतना कुछ डिस्कस नहीं कर सकते, बट आई होप कि थोड़ा आप लोग को अपर मेन आइडिया तो हो गया होगा कि व्हाट आर माइक्रो सर्विसेज। जी हाँ मैम, किसी दिन इसका मतलब डेमो भी करेंगे तो उसमें ज़्यादा क्लियर होगा। इस तरह डिस्कशन से मतलब क्लियर नहीं होता इतना, अगर हाँ, टाइम मिले। डेमो भी ना हो, या अगर आपके पास एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन का सिर्फ आर्किटेक्चर डायग्राम ही आपको दिखा दूँ ना, तो दैट विल बी अ वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड के व्हाट आर माइक्रो सर्विसेज। तो आई वुड ट्राई टू फाइंड अ वेरी गुड एग्जांपल जिसके अंदर आपको एक ना डायग्राम दिखाऊं कि किस तरह से मल्टीपल क्या क्या माइक्रो सर्विसेज हैं और आपस में वो किस तरह से कम्युनिकेट कर रही हैं। तो उससे भी यू विल बी वो भी काफी हेल्पफुल हो जाएगा। जी क्योंकि मैंने बात की थी ना, वो मेरा एक कज़न था, वो कह रहा था कि इधर पाकिस्तान में तो नहीं लेकिन बाहर जितनी भी कंपनीज हैं ना, उधर ये टेक कंपनीज काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, तो उधर माइक्रो सर्विसेज में बहुत काम है। तो अगर उधर जाना है तो बंदा पहले माइक्रो सर्विसेज सीख ले अच्छी तरह से इधर ही। हम्म। तो ये चलें, ग्रेट। फिर हम नेक्स्ट मंडे को मिलते हैं। थैंक्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।